हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशुतोष गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर एकेडमी पर। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करता हूं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 3.6 की। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हम लोग लास्ट टाइम में शुरू कर चुके थे चैप्टर। आज हम लोग खत्म करते करते इसकी प्रश्नावली 3.6 तक आ चुके हैं। आज ये हमारा फाइनल एक्सरसाइज रहेगा। ये एक्सरसाइज के बाद में ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, फिर हम शुरुआत करेंगे नए चैप्टर की। दोस्तों, आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं इस समय जहां पर आपको दिया जा रहा है एकेडमिक सॉल्यूशन, जो कि आपके सिलेबस का है। ये पूरे एकेडमिक सॉल्यूशन, चाहे आप सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड के हो, चाहे यूपी बोर्ड के हो, और जितने भी बोर्ड होते हैं, आप किसी भी बोर्ड के हो, आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलता है पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपकी सिलेबस का। चाहे फिर वो हिंदी हो, साइंस हो, इंग्लिश हो या मैथ हो, तो आपको पूरा सॉल्यूशन मिलता है। फिलहाल दोस्तों, अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी आपके लिए यहां पर मैथ का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। तो आज के सेशन में क्या जानना है हमें? हम लोग सीख रहे थे रैखिक समीकरण के बारे में। रैखिक समीकरणों का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में मैंने आपको कई सारी चीजें बताई थी। हमने बताया था विस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे ग्राफीय विधि भी सीखी थी कि जिसके जरिए हम लोग क्या करते थे, रैखिक समीकरणों का सॉल्यूशन करते थे। आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोगों के सेशन में आज हमको ये बताना है कि भाई कोई भी समीकरण दे दी जाए, आप किसी भी तरह का फॉर्मूला लगा लो, वज्र गुणन लगा लो या फिर विस्थापन लगा लो, विलोपन विधि लगा लो, कोई भी विधि लगा लो, तो उसके जरिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन आज खास बात ये रहेगी कि हमारे पास में रेसिप्रोकल वेरिएबल दिए जाएंगे, व्युत्क्रम वाले फलन दिए जाएंगे। व्युत्क्रम वाले फलनों को कैसे हमें रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करना है और उनको कैसे सॉल्व करना है, ये सब आज के सेशन में सीखेंगे। दोस्तों, शुरुआत करें सेशन की। और सेशन को शुरुआत करने से पहले हम लोगों का जो एक पर्सनल काम होता है शेयर करने का, प्लीज सब लोग एक बार जोर लगा के शेयर कर दीजिए सेशन को, तो उसके बाद सेशन को शुरू किया जाए। और जितने भी लोग मेरे साथ नए भाई बहन जुड़े हैं, जितने भी मेरे नए साथी आज मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े हैं ए स्क्वायर एकेडमी पर, सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जितने भी लोग ने अभी तक बेल आइकन नहीं प्रेस किया हो, तो बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का सॉल्यूशन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा दोस्तों, आज के सिलेबस में हम लोग बात करने वाले हैं कि 3.6 में कैसे क्वेश्चंस आएंगे और हम लोग क्या क्या सॉल्यूशन करेंगे। हालांकि आज के सिलेबस में हमारे पास में कोई भी थ्योरी नहीं है, कुछ भी समझाना नहीं है। जितना भी था पुराने सेशंस में समझा दिया गया है। अगर आपने अभी तक पुराने सेशंस नहीं देखे हैं तो जरूर उनको देखो, ताकि आपको समझ में आए हमने पहले टाइम में क्या पढ़ लिया है। और अगर आपको अभी प्लेलिस्ट नहीं ढूंढना आ रहा है, चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो आपको आई बटन दिख रहा होगा कॉर्नर पे, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट कॉर्नर पे आई बटन दिख रहा होगा, वहां से जाकर आप हमारे पुराने सेशंस के बारे में जान सकते हैं, हमने कौन कौन से सेशन कवर किए हैं। अदरवाइज अगर आप चैनल पे विजिट करते हैं तो प्लेलिस्ट में तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हम लोग पहले क्वेश्चन में इन्होंने हमारे पास में क्या बोला है, जरा उसको रीड किया जाए। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। बस इतना आपको करना है। क्या करना है, पहले तो एक समीकरण का युग्म दिया गया है, उस समीकरण को युग्म में रैखिक समीकरण में बदलो और फिर हल करो। हल करने के लिए ये नहीं बोला कि वज्र गुणन लगाना है, ये विलोपन लगाना है या विस्थापन लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। चलिए बताते हैं क्या करना है। आपको यहाँ पर 1/2x + 1/3y और साथ ही साथ इज इक्वल टू में 2 दिया गया है। फ्रेंड्स, इसको कैसे सॉल्व करना है, यहां पर आपको ना सबसे पहला काम होना चाहिए माना। क्या माना है, आप जरा दो समीकरणें दी गई हैं, दूसरी समीकरण इसके लिए ये दी गई है 1/3x + 1/3y इज इक्वल टू में हमारे पास में है 13/6। फ्रेंड्स, समीकरण को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मानेंगे दोनों समीकरणों में जो आपके फलन है ना, वेरिएबल है x और y, उनको बहुत ध्यान से देखो। यहाँ पर व्युत्क्रम आपको दिख रहा होगा 1/x 1/x 1/y 1/y, इन्हीं को मान लो। अगर आप मानोगे नहीं, डायरेक्ट एलसीएम लेके करोगे, तो हमारी ये रैखिक नहीं बनेगी, फिर ये हमारी द्विघात में बदल जाएगी, जिसमें x और y का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। उस समय आपकी घात दोगुनी जाएगी। तो वो न करने के लिए हम लोग सबसे पहले इनको मानेंगे और रैखिक समीकरण में लेंगे। मान लेते हैं, माना 1/x को हमने क्या पुट कर दिया, a पुट कर दिया या a पुट कर दिया, चलो, और 1/y को हमने b पुट कर दिया। अब हमारी जो इक्वेशंस होंगी वो कन्वर्ट हो जाएंगी a और b में। जरा देखें कैसे कन्वर्ट होती हैं, तो आप जरा इस बात को समझना। इस वाली में जब आपने a रखा, 1/x की जगह पर a रखा, तो आपके पास में आ गया a/2। 1/y की जगह पर आप रखोगे b और आ जाएगा उसकी जगह 3, तो ये क्या आ गया, 2 आ गया।
उम्मीद करता हूं ये पूरी इक्वेशन आपके समझ में आ गई होगी। इसको सॉल्व किया जाए जरा, तो 3 2 जो नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, 3 2 जो 6, 3 को a से किया 3a प्लस का 2 को b से किया 2b इज इक्वल टू में कितना आ गया 2 आ गया। ये डिवाइड में है, डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, आप कहोगे सर ये हो गया 3a प्लस 2b इज इक्वल टू में 6 2 जा 12। ये हमारी समीकरण 1 बन गई, जिसमें हम लोगों ने इतना सब ऑपरेशन लगा दिए हैं। पहले a और b रखा, एलसीएम लिया, सॉल्व करवाया, पता चला कि a और b में ये रैखिक समीकरण बनकर तैयार हो गई है। दूसरी बात करते हैं दूसरी समीकरण के लिए। तो आपने जब यहाँ पर a और b रखा, तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ, जरा आप समझिएगा। a अपॉन में आ जाएगा इस बार 3 और b अपॉन में आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 13/4 आ जाएगा, राइट। उसके बाद में आप कहोगे सर 3 2 जो होता है 6, 2 को इधर भेजोगे 2a और 3 को उधर भेजेंगे 3b इज इक्वल टू में 13/4 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है? ये 4 है बेटा, ये 6 है और ये भी हमारा 6 है, ठीक है। ये हमारा गलती से गलत नोट हो गया, तो ये 6 है हमारा। अगर आप कहें कि ये डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, और जैसे ही इधर मल्टीप्लाई में आएगा ये और ये 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमने यहीं पर कैंसिल किया और आपको ये बता दिया कि यहाँ पर जो पहली को दूसरी इक्वेशन बनकर तैयार हो रही है वो हो रही है कुछ ऐसी, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू में 13। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बनकर तैयार हो गई है, समीकरण 2 हो गया, राइट फ्रेंड्स। पहली और दूसरी समीकरण को हल कर लो। खाली किस तरह से हल किया जाए, आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि भाई यहाँ पर जो हल करने के लिए हम लोग वज्र गुणन विधि भी लगा सकते हैं और साथ ही साथ हमारा विस्थापन विधि भी। तो यहाँ विस्थापन विधि कुछ ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि a के साथ में भी गुणांक है और b के साथ में भी। अगर अकेला अकेला होता तो हम लोग आराम से इसको कर पाते। अच्छा, वज्र गुणन विधि ना लगाकर, सॉरी विलोपन या विस्थापन ना लगाकर मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूं वज्र गुणन विधि। अब वज्र गुणन विधि के जरिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जरा उसके बारे में देखिएगा, समझिएगा। तो हमने यहाँ पे कहा समीकरण 1 और 2 उठा लो। पहले तो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 लिखो, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू में 12 आ गया, और यहां पर आ गया 2a 3b इज इक्वल टू में 13 आ गया। ये समीकरण 1 है आपकी, ये समीकरण 2 है। क्या करते थे दोस्तों, पुराने सेशन में ही, जस्ट अभी इससे पहले वाले सेशन में ही मैंने आपको सिखाया है कि वज्र गुणन विधि में ये a1 होता है, ये b1 होता है और ये c1 होता है, ये a2 होता है, ये b2 होता है और ये c2 होता है। ये सब बातें सिखाई थी मैंने, राइट। फिर आपको ये भी सिखाया होगा कि अगर आप इस वेरिएबल की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो मैंने कहा था अगर आप इस वेरिएबल की वैल्यू निकालना चाहते हो तो डिवाइड कराना पड़ता था कुछ चीजों से। कैसे कराते थे, पहले आप इन दोनों को सॉल्व करा लो, और उससे भी पहला काम तो ये होता था a b c जितने भी हैं सब एक तरफ होने चाहिए, राइट। एक तरफ होने के लिए हम इसको उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 12 और इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। ये वाला भी इधर आएगा माइनस का 13, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0। कुछ इस तरह से इक्वेशन बनी। नीचे वाली जो वैल्यू होती है वेरिएबल की, अगर मैं a निकालना चाहता हूं तो नीचे पहले तो नीचे वाला बेस बनाना जरूरी होता है ना, पहले बेस बना लो। तो बेस बनाने के लिए मैंने कहा 3 को आप इधर क्रॉस, वज्र गुणन में वज्र गुणन करते हैं मतलब उल्टा क्रॉस, ऐसा वाला सिखाया था ना आपको। ऐसा वाला जब आप करोगे, ऐसे करेंगे ना, तो ये वाली चीज इधर से और ये वाली चीज इधर से मल्टीप्लाई होगी। तो 3 को 3 से किया तो 9 आ गया, और 2 को 2 से किया तो 4 आ गया, ये बीच में माइनस लग गया। क्या ये बात समझ में आ गई? ये a1 को b2 से कर दिया और ये हमारा जो b1 है ये मेरा a2 से हो गया। तो a1 हमारा b2 से और ये जो a2 है वो हमारा b1 से हो गया। उसके बाद में अब मुझे a निकालना होता है, तो a को छुपा लिया जाता है, ये छुप गया। ये वाली चीज इधर मल्टीप्लाई होगी और ये वाली चीज इधर मल्टीप्लाई होगी। ऐसे ही सिखाया था। 2 को 13 से करोगे, 13 दूना 26 आ गया, वो भी माइनस के साथ में। यहां पर भी क्या आ जाएगा, 12 तिया 36 आ जाएगा, राइट। 12 तिया 36 आ गया। देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का आएगा, और फॉर्मूले में भी मेरे पास एक माइनस होता है, ये फॉर्मूले का माइनस और ये इसका माइनस। यहां पर भी देखो प्लस माइनस, माइनस का 26 आ गया। फिर क्या करते थे, -26 माइनस माइनस प्लस 36 डिवाइड बाय 9 में से 4 गया तो 5 बचा। कितना बच गया मुन्ना, प्लस माइनस माइनस 36 में 26 माइनस हो गया, बचा कितना 10, और यहां आ गया 5, 5 दूनी 10। ये मेरा आंसर हो गया। a की वैल्यू आ गई इतनी, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखो मुन्ना,
अगर आपने पुराना सेशन नहीं देखा है ना, तो ये वाली चीज जो मैंने कराई है ना, ये बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी। हालांकि मैं अभी इसके बाद बता देता हूं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप पुराना सेशन जरूर देखो तब, ताकि आपको बेस तो तैयार हो। बेस तैयार होगा तभी आप आगे जाके मजबूती बना पाओगे, आगे के क्वेश्चन कर पाओगे। तो अगर आप पुराना सेशन नहीं देख रहे हो ना, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको ना इस सेशन में बहुत सारी ऐसी चीजें भी रह सकती हैं जो ना समझ में आए। आप सोचोगे ये क्या बता दिया गुरुजी ने, ठीक है। तो वो उसमें ना बताया मैंने सब कुछ है, कुछ चीजें पुराने सेशंस में बता दी हैं, पुरानी एक्सरसाइज सॉल्व करते समय बता दी है, और कुछ चीजें नई एक्सरसाइज में हो रही हैं। तो जब तक आप सब कुछ नहीं देखोगे ना, तब तक आपको सब कुछ समझ में नहीं आएगा। आधी चीज देखोगे, आधी चीज ही समझ में आएगी। तो आपको अगर पता नहीं है कि वज्रगुणन कैसे लगा है, तो आप पुराने सेशन में जरा एक बार झांक कर देखो, वहां पर आपको पूर्ण डिटेल में बताया गया है कि कैसे सॉल्व किया गया है, राइट। अब देखो, हालांकि मैं अभी बता देता हूं, चलो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी आपको वो चीज पूरी समझ में आनी चाहिए जो चीज हम सिखा चुके हैं। अगर मैं बी निकालने जा रहा हूं, बी वाला दूसरा वाला वेरिएबल निकालने जा रहा हूं, तो मैंने क्या सिखाया था, बेस तो हमेशा सेम रहता है, तो बेस हम वैसे ही निकालेंगे। बेस हमारा वही रहेगा 9 - 4। अब इसमें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं कि इधर से इधर और इधर से इधर कैसे लाएं, ठीक है। अच्छा, फिर मैं जब बी निकालने जा रहा हूं तो बी को छुपा लिया जाता था। अब सी से ना आगे बढ़ते थे, तो सी से जब आगे बढ़ोगे, ये मेरा सी वैल्यू होता था, सी से जब आगे बढ़ोगे तो आपको आगे कुछ मिला नहीं, तो आप घूम के फिर से ए के पास आ जाओगे। तो ये 12 वाला किससे 2 से मल्टीप्लाई हो जाता, 12 दूना 24, माइनस का 24 आ गया। फिर माइनस हमारा फॉर्मूले से आता है, और फिर ये 13 तिया 39, माइनस का 39 आ गया। ये लो, माइनस का 39 आ गया। ये मेरा बी के वैल्यू बन गया, ये इधर और ये इधर आ गया। अच्छा, फिर मैंने कहा माइनस का 24 प्लस का 39 बटा 5 आ गया। कितना बन गया, 15 प्लस का 15 बटा 5, 5 तिया 15। ये हो गया बी। बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 आ गई। ये बात समझ में आ गई, बी की वैल्यू 3 आ गई है। अभी मैं बताऊंगा ये वज्रगुणन कैसे लगाया जा रहा है, ठीक है, टेंशन मत लो। आगे देखो, बी मेरा इतना आ गया, ए मेरा इतना था, कितना था, ए मेरा 2 था। हालांकि हमें ए और बी नहीं चाहिए, हमारा जो फंक्शन था, इक्वेशन था, वो तो मेरा एक्स और वाई में था। तो ए और बी के लेकर क्या करूंगा, मुझे निकालना है एक्स और वाई। तो देखो, चूंकि 1/x को मैंने a माना था ना, 1/x को a माना था, तो 1/x इज इक्वल टू a की वैल्यू मेरी आई है 2, तो मैंने यहां रख दिया 2। अच्छा, x को उधर ले जाओ, 2 को इधर ले आओ, तो आप कहोगे सर 1/2 इज इक्वल टू x आ गया। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अगेन आप करोगे, दोबारा आप करोगे, पुनः करोगे, पुनः आप कहोगे सर 1/y इज इक्वल टू था 1/b इज इक्वल टू, हाँ 1/y इज इक्वल टू b था, तो b की वैल्यू रख दी 3। तो मैं यहां लिख दूं क्या, 1/y इज इक्वल टू 3। 3 को नीचे ले आओ तो y को ऊपर ले जाओ, तो ये मेरा आ जाएगा ऐसे। तो y की वैल्यू आ गई 1/3 और x की वैल्यू आ गई 2 आ गई। क्या इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं है? तो उम्मीद करता हूं पूरी चीज समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज पूरी क्लियर, x और y निकाल के दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पसंद आया हो लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है, शेयर जरूर कर दो, ठीक है, ताकि ये सबके पास तक पहुंच सके। आगे देखो बच्चों, फिर मैंने आपसे अभी कहा कि वज्रगुणन कैसे लगाते हैं। पुराना सेशन देखो, नहीं तो मैं अभी बता देता हूं, चलो देख लेते हैं, ठीक है। मैं शॉर्ट वे में आपको बता देता हूं पुराना जो वज्रगुणन विधि है हमारी कैसे काम करती है। देखना, यहां पर मैंने आपको ए और बी में वज्रगुणन विधि लगा के दिखाई, लेकिन ये नहीं बताया कि फॉर्मूला क्या होता है, राइट। वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो मेरे पुराने बच्चे हैं ना, जिन्होंने देख लिया होगा, जो नए आए हैं आज के सेशन में, उनके लिए थोड़ी दिक्कत हुई होगी, बट उनके लिए भी हम थोड़ा आसान कर देते हैं। जब भी आप कोई वेरिएबल निकालते हो, यहाँ 2 वेरिएबल हैं, ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल, 2 वेरिएबल हैं, तो आपको यहाँ पर जो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, मान लेते हैं ए निकालना है, तो आपको यहाँ रखना पड़ता है नीचे a1 को b2 से और b2 को a1 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अभी ये भी बताएंगे कैसे आ रहा है। फिर उसके बाद में ये मेरा क्या होता था, b1 को हम लोग, अच्छा ये मेरा हो गया, b1 को हम लोग c2 से मल्टीप्लाई करते थे और c2 को हम लोग b1 से मल्टीप्लाई करते थे। इसी तरह से b अगर निकालना पड़ जाए तो नीचे वाला बेस मैंने कहा सेम रखा जाता है, a1 b2 b2 a1, और फिर मैंने कहा था कि ये वाली चीज इससे, मतलब c1 वाली चीज हमारी a2 से और c2 वाली चीज a1 से। अब आपके दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी, सर ये a1 b1 आ कहां से रहा है? बेटा ये रैखिक समीकरण है, ये आपके सामने रैखिक समीकरण लिखी है। जैसे मान लेते हैं कोई वेरिएबल हमारे पास, कोई रैखिक समीकरण है, a1x b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y
प्लस C2, ये बिल्कुल आपको ना इनकी तरह दिख रही होगी अगर आप बहुत ध्यान से देखो। यहाँ x और x y वेरिएबल है हमारे, ये फलन है हमारे x और a। अब x और y की जगह सिर्फ फर्क इतना है कि a और b आ गया है। तो आप जरा ये समझो कि a के साथ में जो निकाला गया है वो हमारा क्या a1 है, क्योंकि x के साथ क्या होता है a1 होता है, y के साथ b1 और ये वाला c होता है। तो ये हमारा a1, ये b1 और ये c1, ये a2 b2 c2, बस वही काम किया है। करने के लिए क्या बताया, जब पहला वाला लगाया जाता है ना, ये जब इतना फंक्शन लगाओगे तो ये मेरा बेस बनकर तैयार होता है। क्या तैयार होता है, बेस। जब a1 को b2 से और b2 को a1 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसी को वज्र बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा मल्टीप्लीकेशन क्रॉस में हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं a निकालना चाहता हूं तो a वाले को ही छुपा दो। अगर मैं a निकालना चाहता हूं ना, जैसे मुझे x निकालना हो तो मैं x वाले को ही छुपा दूंगा, फिर b1 को c2 से, c1 को b2 से कर दूंगा। देखो किया क्या, मैंने इसी को छुपा दिया। पहले यहां देखो, b1 को c2 से किया क्या, मैंने b1 को c2 से मल्टीप्लाई, फिर मैंने माइनस लगा के c1 को b2 से, देखो उल्टा लिख दिया क्या, c1 को b2 से, C1 को B2 से करना होता है, ठीक है। तो ये मेरा C1 को B2 से हो गया, तो यहाँ पे C1 को B2 से मैंने कर दिया। उसके बाद अब B निकालना हो तो मैंने कहा बेस तो हम आपका वैसे ही रखना है, बेस हमारा इतने से ही आएगा। अब जब B निकालना है मतलब मुझे Y की वैल्यू निकालनी है, ये मैंने छुपाया और ये वाला बंदा ना आगे जाना चाहता है, लेकिन आगे ना आकर फिर से ये यहीं पर आ जाता है, ऐसे आ गया मान लो। अब इसके आगे A दिखेगा तो ये वाला मेरा इधर आ जाएगा, C1 को A2 से कर दिया और ये मेरा जो C2 था वो A1 से हो गया, तो देखो C2 से A1 का हो गया। इस तरह से मल्टीप्लीकेशन करते हैं। और एक शॉर्टकट और बताया था, क्या बताया था, अगर आपको ये चीज ना समझ में आई तो आप ऐसे करना जरा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 A1 A2, यही चीज ना घूम के फिर से आ जाती है। अब क्या बताया, ये चार को मिलाकर आपका बेस बन जाएगा। ये चार को जब मिलाओगे तो आपका बेस बन जाएगा, मतलब हर की संख्या बन जाएगी। ये हमारा बेस मतलब हर बन जाएगा, ठीक है। अब जब x निकालना हो तो इन चार में लगा देना, b1 को c2 से, c1 को b2 से, b1 c2 c1 b2 हो जाएगा। और जब y निकालना हो तो फिर से ये लगा देना ऐसे, c1 a1 c1 a2 और a1 c2 हो जाएगा। ये मेरा ये वाले बना देगा। यही वज्र गुणन विधि है। देखो दो तीन तरह से समझाती है, उम्मीद करता हूं पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, राइट। अगर अभी भी कोई दिक्कत आई कमेंट करके तुरंत बता देना कि ये सर अभी भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, फिर से उसको अगले सेशन में रिपीट किया जाएगा। चलो आगे देखते हैं, क्योंकि अगले सेशन के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सेशन तो हमारा रिकॉर्डिंग पर है, ठीक है। अभी डायरेक्ट लाइव नहीं चल रहा है, तो जब लाइव चलेगा तो उसमें हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। फिलहाल अभी आप हमें अपनी समस्याएं कमेंट में करके बता सकते हो या टेलीग्राम पे हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ेंगे। अब इतना डिटेल में बताने के बाद में बहुत देर हो चुकी है पहले ही क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं और जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ क्या खेल खेल रहा है। देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे इस बार इन्होंने रूट की वैल्यूज ले ली हैं, हालांकि डरने की कोई बात नहीं है, आप बस आराम से इनको सॉल्व करो। 2/√x 3/√y 3/√y इज इक्वल टू में 2, ये आपका पहले इक्वेशन दे दी गई। दूसरी इक्वेशन में बोलते हैं 4/√x और माइनस का 9/√y इज इक्वल टू में माइनस का 1 दे दिया गया है। क्या इतनी बात में कोई दिक्कत? ये तो अभी खाली इक्वेशन ही लिखी है, इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास बुक है ना, बुक में आप देख सकते हो। अगर किसी बच्चे के पास बुक नहीं है ना, आप टेलीग्राम पे जाइए हमारे A² अकेडमी चैनल पर, वहां पर आपको बुक भी मिलेगी। यूपी बोर्ड की NCERT सॉल्यूशन किया जा रहा है, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जरा समझना बातों को। मैंने कहा था पहली वाली और दूसरी वाली में जो वेरिएबल्स होंगे वो सेम दिखेंगे, तो जरा सेम क्या दिख रहा है, 1/√x। आप यहाँ पर यही माना 1/√x बराबर हमने कहा u है और 1/√y बराबर हमने v मान लिया। u और v में मान लिया इस बार, ठीक है। पहले a और b में माना था, इस बार u और v में मान लिया। अच्छा, फिर मैंने कहा ये वाली जब इक्वेशन बनाने जाओगे तो आप कहोगे सर 2 और 1/√x की जगह पे तो u लेना है, तो मैंने u ले लिया, प्लस का 3v हो जाएगा इज इक्वल टू में 2 आ जाएगा। इसको जब लेने गए तो आ गया 4u प्लस का 9v इज इक्वल टू में माइनस का 1। ये माइनस का दिया गया है, राइट। हाँ, ये माइनस का है तो हमने यहाँ पे माइनस ले लिया। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब जरा बताना क्या कर सकते हैं। या तो आप कैंसिलेशन मेथड लगा दो, ठीक है, कैंसिलेशन का मतलब विलोपन विधि लगा दो, और या तो आप क्या करो, यहाँ पर वज्रगुणन लगा लो, जो कि सबसे अच्छी लगती है हमको, ठीक है। वज्रगुणन ही लगा दें, क्या डायरेक्ट आंसर देती है वो हमको। तो हमने कहा वज्र से लगाने गए, वज्रगुणन विधि,
जब वज्र से लगाने गए ना हम लोग, तो हमने कहा हमारे पास में जो u आएगा ना, अच्छा u लगाने से पहले C1 ना इस तरफ होना चाहिए, तो जब 2 को इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, ये देखो माइनस का हो गया और इज इक्वल टू में 0 बच जाएगा। अच्छा ये माइनस का 1 था, इधर आ जाएगा तो प्लस का 1 बच जाएगा, तो ये मेरे पास में प्लस का 1 इज इक्वल टू में 0 बच गया। ठीक है, अब जरा लगाना शुरू करते हैं। मैंने कहा पहले बेस बना लिया करो, ये मेरा ये और ये जो होगा ये बेस बना कर देगा। 2 9 18 माइनस का 18 आ गया और 3 को 4 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर मैंने इसको छुपाया और ये वाला मल्टीप्लाई होगा इससे, 3 एकम 3, फिर माइनस लगाएंगे फॉर्मूले से, ये आ जाएगा 2 9 18 माइनस माइनस प्लस का 18, तो ये मेरे पास आ गया प्लस का 18। अच्छा प्लस का ये माइनस का फॉर्मूले से आया है। ठीक है, ये हमने माइनस कर दिया, माइनस का 15 डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस, तो ये मेरा कितना आ गया 30 आ गया, वो भी माइनस के साथ, माइनस माइनस कैंसिल, 15 दूना 30 कैंसिल, 1/2 आ गया। क्या आ गया, ये u आ गया। अगर ये u है तो मेरा जो u था, सिंस u जो था वो मेरा किसके बराबर था, 1/√x के बराबर था, तो ये मेरा क्या हो गया 1/√x आ गया। जरा मुझे देखकर बताना बच्चों कि क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, u को मैंने लिख लिया u की वैल्यू कितनी है 1/2 है, तो मैंने इसको लिख लिया 1/√x, डिवाइड में है इधर ले और ये डिवाइड में उधर ले चलो, तो √x की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई है। ये कचाकच आंसर आ गया हमारा, x की वैल्यू 4 आ गई, खत्म बात। ठीक है, सिमिलरली जब u निकाल के हमने x निकाला, अब इसी तरह से v निकालने के पीछे भागेंगे और उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू मैं यहां लिख लेता हूं, x की वैल्यू मेरी बढ़िया से 4 आ चुकी है। अच्छा फिर मैं चलते हैं y के ऊपर, v के ऊपर चलेंगे ना, v के ऊपर चलो और बताओ क्या करना चाहिए। इस यहां से रफ कर दें इसको, आप इसकी कोई जरूरत नहीं बच्ची, u निकाल के दिखा दिया, आप नोट करते रहना इसको साथ में। v मेरे पास कितना आ जाएगा, v मेरे पास में आ जाएगा, नीचे वाला तो बेस सेम रहना चाहिए ना, ये 2 9 18 माइनस का और माइनस का 12 आया था, 3 चौक 12, हाँ माइनस का 12 क्योंकि माइनस फॉर्मूले से आएगा। अच्छा उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें ये वाला ना इसको छुपाना और इसको उठा के इधर माइनस का 8 और ये मेरा इधर से जाएगा माइनस का 2, तो माइनस का 10 बटे में माइनस का 30, माइनस माइनस कैंसिल, ये कैंसिल 1/3। क्या इतने में कोई दिक्कत आई बच्चों, बताओ मुझे। इसके आगे तो आप समझ ही गए होंगे कि v हमारा 1/3 आ गया, चूंकि जो हमारा 1/√y था वही तो हमारा v था। फिर उसके बाद में 1/√y इज इक्वल टू में ये हमारा आ गया 1/3, 3 को इधर ले और y को उधर ले चलो, तो या फिर यूं कर लें y हमारा इसके डायरेक्ट बराबर आ जाएगा, क्या दिक्कत है, स्क्वायर रूट को उधर भेज दो, ये मेरा 3 का स्क्वायर हो गया और ये हमारे पास में आ गया 9। y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 9 आ गई, तो ये मेरे पास में x और y की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 9, खत्म बात। यही आपको वज्र गुणन विधि जो होती है ना बेटा, बहुत ही शानदार विधि है, आप ना बस इतने में ही सॉल्यूशन कर सकते हो, फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं कहते, मैं तो कहता हूं कि बस आप इक्वेशन ऐसे ऐसे छुपाओ, इसको इधर मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट रखना शुरू करो, बस यही मजा है वज्रगुणन विधि में, और कुछ भी ज्यादा इसमें कठिन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास में बढ़िया इक्वेशन दी गई है, इस बार और अच्छी चीज एक बार सीखने को मिलेगी आपको। तो पसंद आ रहा हो सेशन को शेयर कर देना यार जल्दी से, ठीक है, आपके दोस्तों तक पहुंचा दो, जहां जहां भी आप जुड़े हुए हो ना, ज्यादा से ज्यादा तक शेयर कर दो इसको, ताकि सबके पास तक पहुंच सके। चलिए आगे देखते हैं, इतना तो करना यार आपकी जिम्मेदारी बन जाती है एक, जब आपको सब कुछ इतना अच्छे से मिल रहा है, ठीक है, तो आप इसको शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दो, बस इतना ही तो करना है। ठीक है, इससे आपका भी फायदा होगा, हमारा भी होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तीसरे में क्या होगा, 4/x प्लस का 3y इज इक्वल टू में 14 हो जाएगा, और साथ ही साथ 3/x माइनस का 4y इज इक्वल टू में 23 आ जाएगा। बच्चों आपको बताया ना, रेसिप्रोकल जो है वही आप वो मान लो, खाली उसी से आपका आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो रेसिप्रोकल नहीं है उसको मत मानो, y से कोई झंझट नहीं हमारा, वो तो हमारा एज इट इज रखा हुआ है जैसे सॉल्यूशन में होता है, ये हमारा रेसिप्रोकल में है, व्युत्क्रम में है, इसको मान लो। हमने कहा माना 1/x जो है मेरे पास में u है, मान लेते हैं, चलो u मान लिया। इस बार इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, फिर यहां पर u रखोगे, 4u प्लस का 3y इज इक्वल टू 14, 4u प्लस 3y इज इक्वल टू 14, यहां आ जाएगा 3u प्लस माइनस का 4y इज इक्वल टू में 23। अब क्या कर सकते हो, फिर से वही चीज आ गई, कैंसिलेशन मेथड लगा लो, विलोपन विधि लगा लो, या फिर वज्रगुणन लगा लो। मुझे वज्रगुणन में ज्यादा मजा आता है,
वो भी आसान भी है, उसी को करके देखें। चलो, हमने कहा वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि में हमने आपको सिखाया है, पहला वेरिएबल u है, तो u निकालने के लिए बेस में ले चलो। फिर बेस लेने के लिए सबसे पहला काम क्या होता था, c को इधर लेकर आना। c प्लस का 14 है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 14 हो गया। प्लस का 23 है, माइनस में आ गया, माइनस का हो गया, तो ये हो गया हमारा माइनस का 23। फिर क्या करते थे, ये पहला a और b मिलाकर हम लोग बेस तैयार करते हैं। तो 4 को 4 से किया, आ गया 16, माइनस का माइनस आया फॉर्मूले से, 3 तिया 9 आ गया। फिर मैंने कहा ये छुपा लो, तो 3 को यहां 23 से करोगे, 3 तिया 9, 3 दूना 6, मेरा माइनस में आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस हो गया, फॉर्मूले से आ गया माइनस। 14 चौको 56 होता है, ये मेरा 56 आ गया। ये मेरा कितना हो गया, 16 9 25 हो गया, राइट। 16 9 25, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 25 आ गया। यहां पर भी माइनस माइनस प्लस, और प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 9 6 15, 5 6 11, माइनस माइनस कैंसिल, 25 5 125, u हमारा कितना आ गया, 125 आ गया। हमने u को ही तो माना था, तो u के साथ साथ हम आंसर निकाल लेंगे x का। तो हमारे पास में 1/x इज इक्वल टू u आ जाएगा। 1/x की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन हमें u की वैल्यू पता है, 125 हो गया। इसको उठा के इधर ले चलेंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू में आ जाएगा, ये डिवाइड में तो 1/125। बच्चों इतना भी आंसर रखा जा सकता है, इतना भी आंसर रख सकते हो, नहीं तो आप डिवाइड करके 0.00 समथिंग कुछ आंसर आएगा, उसको आप निकाल के देखना, आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। क्लियर इतनी बात, आगे बढ़े। 0.008 मेरे ख्याल से आंसर आना चाहिए, तो वो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 125 को जब 8 बार गुणा करेंगे तब जाके 1000 बनेगा, और वही मेरा आंसर आ जाएगा। 0.0008, 3 बार 0 लेना पड़ेगा। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, और u हमारा, u के जरिए हमने x निकाल लिया, x निकाल लिया। अब हम लोग चलते हैं y के पास। तो y हमारा क्या हो जाएगा, वज्र गुणन विधि लगाई जा रही है, बेस हमारा सेम रहेगा, मतलब बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, जो यहां पर है वही हमारा यहां पर आ जाएगा। अच्छा y निकाला जा रहा है, y को छुपा लिया जाए, ये वाला c आगे जाना चाहिए, लेकिन आगे तो कुछ है नहीं, तो पीछे ले आओ। 14 तिया 42, माइनस का 42। फिर हमारा ये यहाँ पर जो 4 होता है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12 का 1, 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया। मतलब मेरे पास में कितना आ जाएगा, ये मेरा सही से हुआ है ना, हाँ 23 को 4 से किया है, 20 चौक 80, ये कुछ गड़बड़ा गया बेटा, एक मिनट, ये गड़बड़ा गया। 4 को 3 से किया, 4 तिया 12 का 1, 4 दूनी 8 और 1 9 आ जाएगा ये मेरा। फिर यहाँ पे 14 तिया 42 आ जाएगा कुछ, अरे यार फिर एक मिनट रुक जाओ यार, गड़बड़ कर दी, कुछ ज्यादा ही आगे हो गया। हमने क्या किया था, हमने ऐसा किया था, इसको छुपाया, 14 को 3 से करेंगे, है ना, ये 14 हमारा जो होगा आगे जाएगा, लेकिन आगे जा नहीं पाएगा, तो ये मेरा 3 से हो जाएगा, 14 तिया 42, मतलब पहला सही किया था यार। 23 को 4 से करते, 4 तिया 12 का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, हाँ अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मेरा प्लस में है साइन। फिर उसके बाद में ये मेरा आ जाएगा 25 का रो, और ये मेरा आ गया माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 4 और ये हो गया 34, ठीक है। अब आप देखोगे एक बार में कट रहा होगा, काट पीट के बता देना कितना, 25 है ना। एक मिनट बच्चों, यहां पर भी तो यार 25 आया था, ये बेटा देखो बहुत गड़बड़ हो गई है यार। u की वैल्यू हमारी 25 5 105 यार, 5 आई थी u की वैल्यू खाली हमारे पास में ना, तो u की वैल्यू खाली 5 आ रही है, कहां से कहां आंसर पहुंच गया, 1/5 आ रही u की x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू 1/5। इसी तरह से हम इसको काटेंगे, 25 5 125 हो गया, बचा मेरे पास कितना, 9 बचेगा, 90 हो जाएगा, पॉइंट लगा लो, 90 बना लो, ठीक है। 25 तिया 75 होता है, बचा 15, 25 छक्का 150, 5.36 ये मेरा y की वैल्यू निकाल देगा। इस तरह से आंसर निकालना है बेटा। पता नहीं कहाँ दिमाग चल रहा था, यहाँ पर मैंने 25 25 काटा, उसके बाद भी 125 लिख दिया, पता नहीं कैसे गलती हो रही है, ठीक है। चलिए आगे समझ में तो आ ही गया होगा क्या किया गया है, वज्र गुणन विधि लगाई, बस आंसर निकाल दिया। अगला चलते हैं, अगले में देखो 4th क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। इस बार इन्होंने जो व्युत्क्रम दिया हुआ है वो माइनस में भी दे दिया गया, तो हमको कुछ नहीं करना, जो चीजें हमको पहली इक्वेशन में और दूसरी इक्वेशन में सेम दिख रही हैं उन्हें ही मान लेना है और आंसर निकाल कर रख देना है, बस। चलिए देखते हैं, इन्होंने हमसे ये बोला कि भाई साहब आपके पास में ना हमने कुछ ऐसे इक्वेशन बनाकर दे दी है, प्लस में 1/y-2 इज इक्वल टू में 2 है, ओके। 6/3, 6 - 3 और 1, 6 - 3 और 1, यहाँ पर है x - 1, यहाँ पर है y - 2, राइट।
बिल्कुल सही। ऊपर और नीचे दोनों चीजें सेम दिख रही होंगी बच्चों। क्या कर सकते हैं, 1/x माइनस वाई 1/y माइनस 2 को आप क्या कर लो, लेट कर लो। तो यहां पर हमने कहा माना 1/x माइनस 1 को हमने u मान लिया और 1/y माइनस 2 को हमने v मान लिया। कितनी क्लियर इतनी चीज, इसमें कोई समस्या नहीं। फिर उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे बस रखना है और सॉल्यूशन करवाना है। तो ये हमने कहा ये मेरा बन गया 5u प्लस का v इज इक्वल टू में 2। यहाँ तो वो सीधा सीधा रख दो ना v, और कुछ नहीं बचा। फिर उसके बाद में ये मेरा 6 आ जाएगा। 1/x माइनस 1 की वैल्यू कितनी, u माइनस में है, माइनस का ऊपर 3 है और इसकी वैल्यू v है, इज इक्वल टू में 1 आ गया। खत्म बात। ठीक, इतनी बात क्लियर। वज्र गुणन विधि लगाएं, डायरेक्ट आंसर निकाल के दिखाएं। चलिए सी वाले इधर उठा लो, जो प्लस में है सब माइनस में हो जाएंगे। तो ये जो 2 है प्लस का, इधर आ गया माइनस का हो गया, और ये प्लस का 1 था, इधर आ गया माइनस का हो गया। 0 इक्वल टू में हो गया। हमने कहा भाई साहब वज्र लगाने जा रहे हैं, वज्र गुणन विधि। चलिए बताइए दोस्तों क्या करना चाहिए। सबसे पहले u और v है ना, u और v है तो u के लिए वेरिएबल बनाओ, डिवाइड में ले चलो। पहले 5 दिया 15, 6 इकन्नम 6, माइनस का वो भी, क्योंकि ये प्लस 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 है, फॉर्मूले से आता है माइनस। अच्छा, फिर मैंने इसको छुपाया, 1 इकन्नम 1 हो गया माइनस का, 3 दूना 6 आ जाएगा, प्लस का आएगा, ये मेरा फॉर्मूले से आ गया। 15 6 21 होता है माइनस का, और ये 7 हो जाएगा, 7 तिया 21, मतलब कितना आ गया, 1/3 आ गया। u की वैल्यू मेरी 1/3 आ गई। साथ ही साथ चलो अच्छा, u की वैल्यू अभी हम निकाल के रख लेते हैं, x की वैल्यू बाद में निकालेंगे एक साथ, ठीक है। इसी तरह से मैं क्या करता हूं, यहां पर y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। मेरे पास में y जो का बेस तो सेम रहेगा, माइनस का 15 माइनस का 6, ये तो मेरा सेम रहेगा। ऊपर कितना आएगा, ये मैंने छुपाया, 2 को किया 6 से, 2 छंग 12 माइनस का, फिर माइनस लिया फॉर्मूले से, ये 5 इकन्नम 5 माइनस का आएगा, तो प्लस का 5 हमने ले लिया। 12 और 5 कितना होता है, 7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 12 में 5 माइनस होगा, 7 बचेगा, माइनस का 7 बच गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, सॉरी नीचे क्या है, माइनस माइनस प्लस है। 15 6 कितना आ गया, 21 आ गया माइनस के साथ में, माइनस माइनस कैंसिल, 7 तिया 21, ये भी हमारी कितनी आ गई, 1/3 आ गई। उतना ही आ रहा है, हाँ यार सही तो है। 6 एक साथ, यहाँ पे घट के साथ आया, वहां पे जुड़ के साथ आया था, कोई बात नहीं। चलिए क्लियर इतनी बात, उसकी भी वैल्यू इतनी ही आ गई, इसकी भी वैल्यू उतनी ही आ गई। अब देखते हैं और क्या कर सकते हैं। हमें चाहिए x और y, तो x और y के लिए हमने कहा भाई इसको माना गया था, तो वो माना हुआ जो वैल्यू था उसको जरा रिप्लेस करवाओ। चूंकि 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू u है, 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3 है। x माइनस 1 3 का इक्वल दिखेगा, या इधर इसको इधर ले आओ तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। x माइनस 1 और x इज इक्वल टू 3 प्लस 1, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4 आ गई। क्या इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, राइट। अच्छा, फिर आप कहेंगे सर y की वैल्यू भी इसी तरह से आ जाएगी, बिल्कुल इतनी ही आएगी, क्योंकि हमारी दोनों वैल्यू सेम चल रही ना, और x माइनस 1 y माइनस 1 है भी, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू में 1/3, y माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 1 को उधर ले गए, आ गया 4, y की वैल्यू भी आ गई 4। खत्म हो गया कहानी। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे कॉन्सेप्ट। हर बार ये एक ही कॉन्सेप्ट लगाया जा रहा, कुछ भी नया नहीं है बच्चों, आप इसमें परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। टोटल 8 क्वेश्चन है यार इसमें, कोई बात नहीं। फिर बताते हैं एक नए पैटर्न पे जो कैसे क्वेश्चन आया है, इस बार और एक अच्छा क्वेश्चन आया है, उसको कैसे करेंगे जरा वो भी समझना। बस कुछ नहीं करना है, लेट करो, सॉल्यूशन करो, काम खत्म। देखो 5वां क्वेश्चन आ गया हमारे पास में, बोलते हैं 7x माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू में 5 आ गया। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए ना आप ऐसे बनाओ, 7x डिवाइड बाई xy, 2y डिवाइड बाई xy इज इक्वल टू 5। xy को ना 7x के भी नीचे ले लो, 2y के लिए नीचे भी ले लो। जब दोनों चीजें एलसीएम होती है ना, जब दोनों चीजें सेम होती है तो वापस यही बनाया जा सकता है। तो इस चीज को जो है आप वैसे भी तोड़ सकते हो, ये वाली जो चीज है इसको ऐसे भी तोड़ा जा सकता है। आप कहोगे सर x से x, y से y कैंसिल हो गया, मेरी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई, 2/x इज इक्वल टू 5। ये मेरी एक इक्वेशन बनकर तैयार हो गई, समीकरण 1 हो गया। क्या इतने बार कोई दिक्कत, कमेंट करके बताओ यस और नो, ठीक है। आगे देखें, आगे क्या बोलते हैं यहां पर, दूसरी इक्वेशन दी गई है 8x 7y x y इज इक्वल टू में 15 है। फिर से वही ब्रेक करो, 8x के नीचे xy
प्लस 7y के नीचे एक्स वाई इज इक्वल टू में 15, एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, आप कहोगे सर 8 अपॉन एक्स और प्लस का 7 अपॉन, एक मिनट, यहाँ पर y आ रहा है, यहाँ पर y, यहाँ पर हमारा x आ रहा है, इज इक्वल टू में 15, समीकरण 2। ठीक है, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 यही हमारी मेन थी। अब इसी में आपको पुट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्युत्क्रम दिख रहा है, फलनों का व्युत्क्रम दिख रहा है, फलन को मान लो और पुट कर दो। हमने आगे लिखा कि भाई माना 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू यू और 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू वी पुट करने वाले हैं। चलिए पुट करिए और बताइए क्या आएगा। तो हमने यहाँ पर ऐसा कुछ बना लिया इक्वेशन। अब इनकी कोई काम नहीं बचा ना। ये मेरा कितना था, 7 था क्या? हाँ 7 था। तो ये मेरे पास में आ गया 7 अपॉन वाई है, वाई की वैल्यू हमारी कितनी, v है, तो हमने कहा v रख दिया, माइनस का 2 और u, 2u इज इक्वल टू 5 आ गया। ये मेरी पहली वाली इक्वेशन। दूसरी वाली में 8v प्लस का 7u इज इक्वल टू 15, 7 है, राइट 7 है। ये मेरी दो इक्वेशन अब इस तरह से कन्वर्ट हो गई है पूरी तरह। अब मुझे बस सॉल्व करना है, u और v की वैल्यू निकालनी है, तो इनका कोई काम नहीं, इनको हटा दो। चलो ये सब आप नोट करते रहिएगा, ठीक है। मेरे पास तो जो बोर्ड है वो तो लिमिटेड है, आपके पास कॉपी लिमिटेड नहीं है ना, वो तो अनलिमिटेड है। आप उसको क्या करो, हर पेज पर एक एक स्टेप ऐसे ही नोट करते चलो, जैसे जैसे मैं लिखता चल रहा हूं, वो सब स्टेप बाय स्टेप मैं कर रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता है यहाँ पे वज्र लग सकता है, हमने वज्र लगा दिया, वज्र गुणन, हमने वज्र लगाया। हमने कहा कि भाई मेरे पास जो पहला वाला वेरिएबल v है, v निकाल लेते हैं। फिर मैंने कहा कि यहां पर ना आप ऐसे लिख लो, 7 सते 49 डिवाइड में लिख रहे हैं पहले, 8 दूनी 16 प्लस का आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का आएगा, माइनस फॉर्मूले से 16 आ गया। फिर मैंने कहा भाई x ऊपर निकालना है, मुझे ये निकालना है ना, तो 2, अच्छा इन चीजों को इधर तो लेकर आओ, पहले माइनस का हो गया है और ये चीज हमारी माइनस, अच्छा ये क्या था, माइनस का 15 था, नहीं प्लस का था, इज इक्वल टू में 0, ठीक है। फिर मैंने कहा प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 दूना 30 हो गया। फिर माइनस लगाया फॉर्मूले से और ये 7 पचे 35 हो गया माइनस का, और माइनस का आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 30 60 और ये हो गया 65, और ये मेरे पास में आ जाएगा 65, 65 का नंबर 65, मतलब कि v की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इतनी बात हमें समझ में आ गई होगी कि v की वैल्यू 1 आ गई। फिर से हम लोग लगाएंगे, v इतना आ गया, अब u लगा लो। u के लिए देखो बेस सेम रहेगा, बेस 49 प्लस 16 ही रहेगा, ठीक है। अब मुझे ये लगाना है भाई, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 40 आ जाएगा, माइनस का 8 पंच 40 हो गया, 15 सते 105 होता है, तो मेरा माइनस माइनस प्लस 105 आ गया। माइनस कर दोगे 65 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस ना, तो ये भी कितना हो गया 65 बटा 65, 65 इकन्नम 65, ये भी मेरा कितना आ गया, u भी मेरा आ गया 1। अब चूंकि v की वैल्यू हमने लेट की थी 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1, तो y को उधर ले चलोगे, y की वैल्यू आ जाएगी 1। इसी तरह से यहां भी 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, x को उधर ले गए, x इज इक्वल टू 1, खत्म, x और y की वैल्यू आ गई। देखो कितना क्लियर आ रहा है, ठीक है, सब समझ में आ गया, क्लियर। कमेंट करके यस नो में बताते रहा करो भाई कि हाँ सर अच्छा लग रहा है जानकर, ठीक है, कुछ सीखने को मिल रहा है, शेयर मारते रहो यार, लाइक करते रहो, ठीक। आगे बढ़े, चलिए 6 क्वेश्चन में चलते हैं। 6 क्वेश्चन अब हमसे क्या करवाना चाहते हैं उसको समझते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर कुछ ज्यादा ही तेज रफ कर रहे हैं, जल्दी जल्दी लगा रहे हैं, जल्दी जल्दी रफ कर रहे हैं। ऐसा इसलिए बेटा, टोटल 11 क्वेश्चन है। अगर एक क्वेश्चन पे हम लोग मान लेते हैं 6 से 7 मिनट भी जाता है, तो 77 मिनट का क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब पौने सवा 2 1 घंटे का हो जाएगा। और इतना बड़ा सेशन देखना काफी पहाड़ लगने लगता है, राइट। तो जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, ताकि आपके लिए भी दिक्कत ना हो और सेशन भी थोड़ा छोटा ही रहे। इस बार देखो 6x प्लस 3y इज इक्वल टू में 6xy। अच्छा आपको यहाँ पर कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। 6y अभी अभी करके आए ना, और सॉरी x और y वाला जो डिवाइड में लेकर आए थे अभी अभी करके आए, जैसे इससे पहले वाला, वही तो यहाँ किया गया है। एक्स वाई को डिवाइड में ले आओ, आप कहोगे सर 6x अपॉन एक्स वाई, 3y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू में 6 बच गया, x से x काटा, y से y काटा, ये हो गया 6 अपॉन वाई, 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू में 6, ये मेरा प्लस। ये मेरी पहली इक्वेशन कन्वर्ट हो गई, जिसमें आपको 1 अपॉन वाई 1 अपॉन एक्स दिख रहा होगा। उसके बाद में आप देखिए दूसरी वाली इक्वेशन में हमसे बोला गया है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू में 5xy, 5xy। अच्छा क्या किया जाए, आप समझ गए होंगे, ये xy मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में ले आओ, तो ये हो गया 2x अपॉन xy, 4y अपॉन xy इज इक्वल टू में आ गया 5, x से x काटा, y से y काटा, 2 अपॉन x बच गया, और 4 अपॉन
2/y बचेगा यहाँ पर, पिछले वाले में भी यहीं पर गलती हुई थी। ये हो गया 5। पूरी इक्वेशन आपको साफ साफ समझ में आ रही होगी। ये समीकरण 2, ये समीकरण 1। बताइए दोस्तों, हर बार एक और 2 बना ली। अब पहला काम क्या होता है, माना। तो मान लो, माना x बराबर नहीं 1/x है ना, तो 1/x बराबर मेरा u है, 1/y बराबर मेरा v है। मान लिया। अब इक्वेशन में पुट करो। चलो पहली समीकरण और दूसरी समीकरण को उठाओ और लिखना शुरू करो। तो मैंने कहा 6 1/y की जगह पर v आएगा प्लस 3u और इज इक्वल टू में 6। फिर ये मेरा आ जाएगा 2v प्लस 4u इज इक्वल टू में ये 4u है और ये आ जाएगा 5। ये मेरी 2 इक्वेशंस आ गई हैं, दोनों को मानकर। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब क्या लगाना चाहिए, वज्र गुणन लगा दें। चलो साफ साफ दिख रहा है, वज्र गुणन लगा दो जल्दी से। वज्र गुणन विधि, ये हमने लगा दिया वज्र गुणन विधि। चलिए बताइएगा भाई, v निकालो, बेस बना लो पहले। तो पहले इसको उठा के इधर ले आओ। यार वही क्वेश्चन चल रहा है क्या, ये कुछ चेंज नहीं लग रहा मुझे लगता है। ऐसा ना करो यार, बार बार एक ही फीलिंग आ रही है। ये हो गया 0, ठीक है। इसको उठा के उधर लाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ठीक, ये मैंने कहा कि भाई मेरे पास में 6 चौक 24 आ गया, 2 3 6 आ गया। फिर मैंने इसको छुपाया, 3 5 15 आ गया और 6 चौक 24 आ गया। माइनस का है तो प्लस का आ जाएगा, माइनस का आएगा ना। अच्छा ये भी मेरा माइनस का आएगा, हाँ माइनस का लिखा हुआ है। फिर मेरे पास में कितना आ गया, यहां से गया 18 और 24 में 15 माइनस करना है। तो भाई देखो 15 और 5 20 होता है, 4 9 बच जाएगा। तो मेरे पास में आ जाएगा 9, प्लस का आएगा 9 दूनी 18, मतलब 1/2 आ जाएगा हमारा v का वैल्यू। u का वैल्यू निकालो। नीचे वाला तो वैसा ही रहेगा, ज्यादा दिमाग खर्चा करने की जरूरत नहीं है। 6 को उठाओ 2 से करो, माइनस का 12। 5 को उठाओ 6 से करो, प्लस का 30। आ गया ऊपर 18, नीचे भी कितना आ गया 18। 18 1 18 मतलब 1 आ गया। u की वैल्यू 1 आ गई, क्योंकि हमें पता है कि भाई v बराबर हमने लेट किया है 1/x 1/y। v बराबर 1/y है और v की वैल्यू 1/2 है, तो हमने v की जगह पे रख दिया 1/2 1/y। y को इधर ले आओ, 2 को उधर ले जाओ, y की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है। अब चूंकि u बराबर हमारा 1 आया है और इसकी वैल्यू होती है 1/x, x को उधर ले गए, x इक्वल टू 1 आ गया। ये हमारा पहला दूसरा हो गया। उम्मीद करता हूं पूरी चीज समझ में आई होगी। कुछ भी हार्ड नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, बहुत आसान है। हर बार ऐसे ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और समझाते हैं दोस्तों। देखिए 7th क्वेश्चन आपको करवा के दिया जा चुका है। 7th क्वेश्चन जो है ना, सेम एज इट इज आपका, ये कौन सा था पेज, पहले वाला पेज में, हाँ ये हमारा कुछ ये 4th वाले की तरह था। 4th वाले की तरह 7th वाला आपको खुद से करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। 8th वाला मैं बताऊंगा दोस्तों, 8th वाले में आप क्या कर सकते हो और वहां पर कैसे सॉल्यूशंस करना है, ये चीजें आपको पता चल जाएंगी। आइए देखते हैं क्या करना चाहिए 8th वाले क्वेश्चन में। कुछ हाईवी बनाकर दिया गया है ना, हाईवी बना के दिया, क्या दिया ये 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई और प्लस का 1/3x प्लस माइनस वाई, यस माइनस वाई इज इक्वल टू में 3/4 है। ओके, फिर उसके बाद 1/2 3x प्लस वाई और साथ ही साथ माइनस का 1/2 3x माइनस वाई और इज इक्वल टू में दे दिया है माइनस का 1/8। ओके फ्रेंड्स, पूरी तरह से आपको ये चीज दिख रही होगी कि 1/3x प्लस वाई 1/3x माइनस वाई दोनों में है, इसी को आप लेट करोगे। ठीक, यहाँ पे 2 बार वज्र लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी x माइनस वाई दे दिया गया, यहाँ पर भी x और y, ये खुद में एक रैखिक है और अभी हम रैखिक बनाने भी वाले हैं, तो देखते जाना। हमने कहा माना 1/3x प्लस वाई को हमने u लेट कर लिया, 1/3x माइनस वाई को हमने v लेट कर लिया। इतनी चीज क्लियर। चलो रखो और बताओ क्या आ रहा है। आप कहोगे सर यहां तो आ गया 1/3x की जगह पर आ गया u, प्लस के साथ में ये आ गया v और यहां पर आ गया 3/4। अगर मैं आपको बताऊं तो ये 4 बटे में इधर गुणे में आ जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4u 4v 3, समीकरण 1 बन गई, जिसको मैं हमें वज्र लगाना है। दूसरा इसमें लगाओ, इसमें लगाओगे तो ये देखो इधर मैं लिख देता हूं 1/2 तो वैसे ही था, तो 1/ इसकी जगह पे मैंने u ले लिया, तो मेरा आ गया ऊपर u और नीचे आ गया 2 और ये मेरा माइनस का 2 तो नीचे आ ही जाएगा और इस पूरे की जगह पर आ जाएगा v।
और इज इक्वल टू में माइनस का 1/8 आ गया। क्लियर? बात को बताना मुझे 1/2 दोनों के पास है, दोनों से कॉमन लेके उधर भेज दूं क्या? तो u माइनस वी इज इक्वल टू में, या ऐसा करते हैं, देखो ऐसा करते हैं, ये डिवाइड में है ना, डिवाइड में है, इधर ले आओ और इधर लाओगे तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो आ जाएगा 8u डिवाइड बाय 2, 8v डिवाइड बाय 2 और ये आ गया माइनस का 1, 2 4 जा, ये भी 2 4 जा, तो मेरे पास आ गया 4u माइनस का 4v इज इक्वल टू में माइनस का 1। ये बात हमारी क्लियर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, दोनों समीकरणें आ गई है ना, ये मेरी समीकरण 2 हो गई, समीकरण 2 हो गई। आगे देखो, समीकरण 1 और 2 में वज्र लगा लो भाई, सिंपल सी बात है, वज्र लगाएंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ब्रह्मास्त्र है हमारे पास में, ये जो वज्र है ना, ये हमारा ब्रह्मास्त्र है। चलिए देखिए, तो 4u प्लस का 4v इज इक्वल टू में 3, 4u माइनस का 4v इज इक्वल टू में माइनस का 1। पहला काम, आपको c को इधर लाना होता है, तो ले आओ, प्लस का 3 है, उधर गया माइनस का 3, माइनस का 1 है, उधर गया प्लस का 1, तो ये मेरा प्लस का 1, ये भाई साहब माइनस के हो गए। लगाओ भाई वज्र, लगाओ लगाओ वज्र, u बराबर आ जाएगा, बेस बना ले, पहले बेस बना लो, तो मेरे पास कितना आ गया u बराबर 4 चौक 16 माइनस का 16, 4 चौक 16 माइनस का 16। ठीक है, ये हो गया 4 चौक 16, 4 चौक 16, u छुपा लो, 4 इकन्नम 4 माइनस ये हो जाएगा माइनस का, और 4 तियां 12 प्लस का, ये मेरे पास आ गया माइनस का 8, 16 दूना 32 माइनस का, ये हो गया 8 चौक 32, 1/4, 1/4 u की वैल्यू है, बहुत ध्यान से समझना, u की वैल्यू है 8/1/4। फिर v लगाते हैं, v बेस तो हमारा उतना ही रहेगा 16 और 16 का। अच्छा, 3 इधर आ जाएगा, 3 चौक 12 माइनस का, फिर ये मेरा 1 चौक 4 हो जाएगा, 1 चौको 4 हो जाएगा। अच्छा, ये मेरे पास में आ गया 16, यहाँ आ गया माइनस का 32, माइनस माइनस का आटा, 16 दूना 32, 1/2 आ गया, ये मेरा v निकल आया। ओके फ्रेंड्स, क्लियर? 1/2 और 1/4 पूरी तरह से समझ में आ गया। आगे देखो, वैल्यू रखते हैं, फिर से रैखिक बनेगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था 2 रैखिक लग जाएंगी, 2 रैखिक। इस बार क्या करोगे, जरा इस बात को समझो, इस बार हमने कहा कि भाई चूंकि हमारे पास में जो वैल्यू है वो u की वैल्यू है 1/3x प्लस का y, 1/3x प्लस का y, यस यही वैल्यू है, उसकी वैल्यू रखी 1/4, 1/3x प्लस का y, ये डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, उधर मल्टीप्लाई में, आप कह दोगे 3x प्लस y इज इक्वल टू 4 हो गया। 4 को उठा के इधर ले आओ, 3x प्लस का y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, समीकरण 3 बनाओ इसको, समीकरण 3, ये हमारी रैखिक आ गई, ये रैखिक आ गई। v वाला लगाओ, v से फिर से एक रैखिक आएगा, दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, x और y का वैल्यू आएगा, देखते जाना। चूंकि v हमारा क्या था, 1/3x माइनस का y था, और v की वैल्यू आई है 1/2 इज इक्वल टू में 1/3x माइनस y, और यहां पे लिख दें, क्या बनेगी ये क्वेश्चन, ये बनेगी हमारी, चलो यहीं पे डायरेक्ट लिख लेते हैं, इसको हटाओ यहां से, कोई काम खत्म नहीं। पहले तो ये लिख लो, 3x प्लस का y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण 3। चौथी वाली लिखो, यहां से बनाओ, इसको डायरेक्ट बनाओ, डायरेक्ट ये आ जाएगा 3x माइनस का y, और 2 जाएगा उधर का, तो ये हो जाएगा इक्वल टू में 2, और आपको पता है 2 उधर नहीं चाहिए, इधर चाहिए, तो ये हमारा इधर आ गया उठ के, माइनस का 2 हो गया। उम्मीद करता हूं दोनों समीकरणें समझ में आ गई होंगी। इस वाली समीकरण से मैंने ये डायरेक्ट बना दी, यही दोनों पर, इसी दोनों पर अब आपको क्या करना है, वज्र लगा देना है, डायरेक्ट आंसर निकाल के लाना है। समझना मेरी बातों को, हमने कहा वज्र मेरा कितना आ जाएगा, यहां पर लगाते ही, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि मेरा x निकालना है, मुझे पहले बेस बना लिया जाए। बेस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 इकन्नम, पहले तो ये वाला आएगा माइनस का 3, ये हमारा हो जाएगा 3 इकन्नम 3, फॉर्मूले से आ जाएगा माइनस का। फिर उसके बाद में हम लोग इसको छुपाते थे, और फिर ये होता था माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 4 आएगा, और ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूले से माइनस। अच्छा, फिर मेरे पास में आपका हो गया ये सर माइनस का 6 हो गया, माइनस का 6 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 1 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। फिर आगे बढ़ते हैं, y की वैल्यू नीचे बेस तो सेम रहेगा, ऊपर चलते हैं, 4 इकन्ना 4 तियां 12 माइनस का 12, 2 तियां 6 माइनस का 6 मतलब प्लस का 6, ये आ गया माइनस का 6, नीचे भी आ गया माइनस का 6, फुल कैंसिल आउट, ये आ गया -1। तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई, पूरा सवाल हो गया सॉल्व, खत्म बात।
उम्मीद करता हूं पूरी चीज क्लियर हुई होगी। 8 क्वेश्चन थे, मैंने लगा के दिखा दिया। अच्छा हाँ, ये जो आप देख रहे हो ना नीचे x प्लस वाई वाला आया था, आपका जो 7वां वाला छोड़ा है मैंने, उसमें भी अब आपका डबल रैखिक लगेगा। उसमें भी आपको ना पहले u और v बनाकर रैखिक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसी तरह से आपकी एक और x और y की रैखिक आ जाएगी। उसी तरह से रैखिक जब आ जाए तो दूसरी बार भी रैखिक लगाकर आपको क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। इस तरह से समझ रहे हो? तो पहले u और v का रैखिक सॉल्व किया, अब x और y का रैखिक सॉल्व करेंगे, देन जाके हमारा आंसर फुल्ली आएगा। उम्मीद करते हैं पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी, इसमें और कोई भी बड़ी दिक्कत नहीं थी, बस यही चीज नई नई चीजें थी जो कि आपको सिखा दी गई हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में अब आता है, शुरुआत होती है क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि हमारे पास में थ्योरी क्वेश्चंस हैं। थ्योरी क्वेश्चंस हैं, बड़े ही मजेदार क्वेश्चंस होने वाले हैं। आप लोग पूरा टाइम मेरे साथ बने रहें, भागना नहीं है। अब और भी इससे ज्यादा अच्छी चीज सिखाने वाला हूं। चलिए देखते हैं क्या बताने वाला हूं। देखिए पहला क्वेश्चन जो इन्होंने थ्योरी का बोला है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय कर सकती है। ऋतु धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ साथ, प्रतिकूल बोलता तो धारा के विपरीत बहना पड़ता। आप जरा मुझे ये बताना भाई, पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है, ठीक है, पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है, आप इस डायरेक्शन में तैर रहे हो, आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो, तो भाई पानी आपको रोकेगा कि नहीं रोकेगा? आपकी स्पीड कम पड़ जाएगी। पानी इस डायरेक्शन में, आपकी स्पीड इस डायरेक्शन में, आपकी स्पीड को कम कर देगा। कौन कम कर देगा? पानी। कितना कम कर देगा? मान लेते हैं आप चल रहे थे 10 की स्पीड से, पानी चल रहा था वापस 2 की स्पीड से, आपकी स्पीड को ना ये 2 कम कर देगा। जितनी इसकी स्पीड होगी ना उतना ही ये आपकी स्पीड को कम कर देगा। मतलब आप 10 की स्पीड से जा रहे थे, ये जा रहा था 2 की स्पीड से, इसने आपको रोक दिया, आधा पानी ने क्या कर दिया, आपको रोक दिया, तो कितना कम हो गया? 10 में से 2 माइनस हो जाएगा, 8 बचेगी आपकी स्पीड। ये है हिसाब किताब लगाने का तरीका। अभी हम बताएंगे कैसे करना है, जरा बातों को समझते हैं। पहले यहां पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मुन्ना स्थिर जल में कितना होगा ये बताना। स्थिर मतलब ना पानी चल नहीं रहा है, पानी खड़ा है, पानी उसी जगह ठहरा है, तालाब का पानी उसी जगह ठहरा है, बस ऋतु जो है तैर रही है। अब आपको बताना कितनी चाल है। तो हमने कहा कि भाई हम मान लेते हैं, दूसरे का पहला क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। माना धारा की जो चाल है, धारा की चाल वो x है और ऋतु की जो चाल है ना, ऋतु की चाल वो y है। जरा बातों को समझना मुन्ना। धारा की चाल x, ऋतु की चाल y। जब धारा के अनुकूल चला जाएगा, जब धारा के पहले क्या चल रहे हो, पहले प्रतिकूल चल रहे हो कि अनुकूल? अनुकूल चल रहे हो ना, तो धारा के अनुकूल, जब धारा के अनुकूल हम लोग चलेंगे ना, बात को समझो जरा मेरी, धारा के अनुकूल, तो उस कंडीशन में धारा भी इसी कंडीशन में चल रही थी। अनुकूल मतलब उसके साथ साथ धारा इधर चल रही है, आप भी इधर ही चल रहे हो, मतलब आपकी स्पीड तेज हो जानी चाहिए। कितनी तेज हो जाएगी? जितनी धारा चल रही होगी। आप चल रहे थे 10 की स्पीड से, साथ ही साथ धारा भी आपकी स्पीड में ही चल रही है, 2 की स्पीड से धारा चल रही है, तो आपकी स्पीड ना 10 नहीं, आपकी स्पीड हो गई 12, क्योंकि धारा आपको और बहा के ले जाएगी, और जब बहा के ले जाएगी सेम डायरेक्शन होगा, तो आपकी स्पीड, तब जो चाल होती है ना, वो चाल x और y, आपकी स्पीड, धारा की चाल और आपकी स्पीड दोनों ऐड हो जाती हैं। मतलब आपकी स्पीड 10 और धारा की चाल y, ये उस समय की है जब अनुकूल आप चलते हो। प्रतिकूल में माइनस हो जाती है, चाल आपकी कम पड़ जाएगी। अच्छा, उस समय चाल इतनी थी, और ऋतु मैडम क्या करती थी? टाइम कितना लेती थी? समय लेती थी हमसे 2 घंटा, 2 घंटा लेती थी, और दूरी कितनी तय करती थी? दूरी तय करती थी हमसे 20 किलोमीटर। अब आपको पता होगा भाई, चाल, समय, दूरी, तीनों चीजें मिल गई अनुकूल की कंडीशन में, तो आप कह सकते हो ना, चूंकि चाल बराबर दूरी बटा समय, यही होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कितना है? चाल है हमारे पास में x प्लस वाई इज इक्वल टू, दूरी कितनी है? 20 है, और समय कितना लिया है? 2 का लिया है। तो ये मेरे पास हो गया 2 दहा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 10 को इधर ले आओ, x प्लस वाई माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, समीकरण 1 बन गई बच्चा, बन गई। समझ में आ गया? क्लियर?
पहली समीकरण बना के खुशी हुई, दूसरी चलते हैं। जब धारा के अनुकूल ये हिसाब किताब बैठा तो धारा के प्रतिकूल क्या होगा? अब धारा के प्रतिकूल की बात करो तो धारा के जब प्रतिकूल चल रहे थे तो आपकी चाल चल रही थी 10 के हिसाब से, धारा आपके विपरीत चल रहा था 2 के हिसाब से, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आप इधर फोर्स करोगे तो पानी कहेगा नहीं पीछे भाग, आप इधर कहोगे पानी कहेगा पीछे भाग। आपकी स्पीड को पानी रोकेगा, समझ रहे हो? जब तैरोगे तो पानी पीछे को बह रहा होगा तो आपकी स्पीड को रोक देगा। रोकेगा कितना? रोकेगा जितना भी पानी जितनी तेज जा रहा होगा। पानी जा रहा होगा x की स्पीड से, आप जा रहे होगे y की स्पीड से, तो उस समय आपकी चाल होगी, पानी क्या करेगा? उस समय आपकी चाल ज्यादा होगी और पानी की चाल कम होगी, तो आपकी चाल में पानी की चाल माइनस हो जाएगी, y माइनस एक्स हो जाएगी। आखिर मान लेते हैं कि अगर पानी की चाल तेज हो जाए आपसे तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे, बल्कि पानी आपको और पीछे बहा ले जाएगा। पानी की चाल आपसे ज्यादा तेज है, लेकिन इस कंडीशन में ऐसा तो है नहीं। ऋतु तैर पा रही है, उसके प्रतिकूल में तैर पा रही है, ऐसा नहीं कि वो नहीं तैर पा रही। अगर नहीं तैर पाती धारा क्या करती? उसको बहा ले जाती। ठीक है, तैर पा रही है इसका मतलब ऋतु की चाल कुछ ज्यादा होगी पानी की चाल से, इसीलिए हमने ऋतु की चाल में से पानी की चाल को माइनस किया, y माइनस एक्स लगाया। समय कितना लिया प्रतिकूल में? समय की बात की जाए तो समय लिया गया है 2 घंटे में 4 किलोमीटर तय कर पाती है। 2 घंटे में दूरी हमारी कितनी आती है? 4 किलोमीटर। जरा बताओ मुझे, क्या मैं फिर से एक इक्वेशन बनाऊं, चाल बराबर दूरी बटा समय लगाकर? हाँ चलिए यहीं पर बना लेते हैं, इसका कोई काम नहीं बचा। मैंने ये वाला फॉर्मूला फिर से लगाया और मैंने कहा चाल मेरी दी गई है y माइनस एक्स, दूरी मुझे दिया गया है 4 किलोमीटर और टाइम दिया गया है 2, 2 दूनी 4, y माइनस एक्स बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। और 2 को उठा के इधर ले आओगे, अच्छा 2 को उठा के इधर मतलब उधर ही ले चलते हैं, उधर ले जाने से मेरा x जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और मुझे देखने में अच्छा लगेगा। तो माइनस का था, ये प्लस का y था, माइनस का हो गया, ये प्लस का 2 आ गया, इज इक्वल टू में 0। समीकरण 2 बन गई। ये लो खत्म हो गया। क्लियर? इज इक्वल टू में एक तरफ 0 बचेगा ना, चाहे उधर 0 बचा लो और चाहे इधर 0 बचा लो, मैंने इस तरफ 0 बचा दिया, मेरा काम समझ में आ गया होगा आपको। ये मेरे पास दूसरी समीकरण बन गई है। चलिए दूसरी समीकरण बन गई, प्रतिकूल अनुकूल सब लग गया। ठीक है, अब क्या करना है? अब करना ये है, दोनों समीकरण को रखो और सॉल्व कराओ। देखो मुन्ना, दोनों समीकरण को मैं एक पास लिखे ले रहा हूं, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। ये सब किसी काम का नहीं बचा मेरा, ये सब स्टेप्स थे, मैंने स्टेप्स लिख डाले समीकरण 1 व 2 से। आप बता सकते हो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई माइनस का 10 बराबर 0, x माइनस वाई प्लस का 2 बराबर 0। ये मेरी 2 समीकरणें आ गई। आपको x और y निकालनी है, मतलब धारा और ऋतु की चाल निकालनी है। तो धारा और ऋतु की चाल निकालने के लिए वज्र लगा लूं क्या? रैखिक समीकरण है, वज्र लगा लेते हैं, सिंपल सी बात है। या फिर ऐसा करते हैं, जोड़ लेते हैं यार, इस बार ना हम लोग वो विलोपन विधि लगा लेते हैं। विलोपन विधि में क्या करोगे? देखो क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि y और y डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, तो वज्र लगाने से ज्यादा अच्छा विलोपन लगा लो। इनको मैंने क्या कर दिया? जोड़ दिया। इनको मैंने जोड़ दिया तो आप कहोगे सर x और x हो गया 2x और ये मेरा कितना आ जाएगा? कैंसिल हो गया। माइनस 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 8 हो जाएगा और ये इक्वल टू में 0। माइनस को 8 उधर ले चलो, प्लस का 8 और ये हो गया 2x, 2 से डिवाइड कर दो, 8 बटा 2, 2 चौको 8, मतलब x की वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू 4। ये क्या थी? x क्या थी? ये थी धारा की चाल। तो धारा की चाल मेरी 4 किलोमीटर पर घंटा आ गई। और उसके बाद में ऋतु की चाल कितनी थी? ऋतु की चाल आ जाएगी, समीकरण 1 में रख दे, सीधी सी बात है। समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 में x का मान, समीकरण 1 में x का मान रखो भाई। यहाँ पे 4 प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, तो मेरे पास में आ गया 4 और माइनस 10 कितना हो गया? माइनस का 6। माइनस का 6 को उधर ले चलो, y बराबर आ गया प्लस का 6। लो भाई, ऋतु की चाल 6 थी, उसकी धारा की चाल 4 थी, खत्म हो गया। 6 किलोमीटर पर आवर, यहां पे लिख लो 6 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि ये चाल है ना, और चाल जो होती है किलोमीटर पर आवर में ही मेजर की जाती है। खत्म हो गया, पहला क्वेश्चन खत्म। इतनी डिटेल में ये पूरा क्वेश्चन कराया गया है, कम से कम 1.5 से 2 पेज चला गया होगा। आप जान सकते हो पेज कितने लगे होंगे, आपने नोट किया है ना, आप समझ गए होंगे कितने पेज में खत्म हो रहा है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में चलें और समझते हैं दूसरे में क्या बोला जा रहा है। देखो थ्योरी में ना वर्ड समझ में आना चाहिए आपको, वर्ड समझ में आ गए, समझ लो सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गए।
2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कशीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, ओके। प्लीज ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा, ये आपको बताना है। जरा बात को समझना बच्चों। इन क्वेश्चंस को करने के लिए ना थोड़ा सा एडिशनल दिमाग लगाना। कैसा एडिशनल दिमाग सर? देखो मैं क्या बताने जा रहा हूं यहां पर। मैंने कहा कि आप जरा ये बताओ कि एक उसका जो भी काम किया जा रहा है, मान लेते हैं कोई घर बनाने काम, कसीदे का काम चला ना, कसीदे का काम जो है अगर एक महिला करेगी, मान लेते हैं माना एक महिला जो रहा जो काम किया जा रहा है वो कितना किया जा रहा है, एक महिला एक काम करने में समय x दिन का लेती है। कितने दिन का लेती है? x दिन का समय लेती है। जरा इस बात को बहुत ध्यान से समझो। एक कार्य को करने में कितना काम किया जा रहा है? एक काम। कौन सा एक काम? वो कसीदे वाला। अभी एक ही महिला की बात कर रहे हैं, बात को समझो। एक ही महिला है, एक ही महिला x दिन में पूरा काम करके दे देती है। एक काम को करने में x दिन लगाती है। लेकिन हमारे पास एक महिला थोड़ी ना है, हमारे पास एक महिला थोड़ी ना है। हमारे पास कितनी महिलाएं हैं? हमारे पास में है 2 महिलाएं, ठीक, और 5 पुरुष हैं। इसी तरह से अगर मैं अच्छा यहां पर एक और चीज याद रखना, एक काम को करने में समय लेती है x दिन का, तो एक दिन में कितना काम कर लेगी? एक दिन बराबर x दिन। आप जरा इस बात को ऐसे समझो कि x को अगर मैं इधर ले आऊं तो एक महिला जो होगी ना वो हमारी करेगी 1/x। ये क्या है? काम है। और इक्वल टू एक दिन में। ये मेरी बात समझ में आ गई? कैसे किया? एक काम बराबर x दिन, x को डिवाइड में ले आए तो एक काम के बटे में आ गया x, और ये हो गया एक दिन में एक महिला इतना काम करके देती है। ये एक महिला का हिसाब किताब है। बात को समझो बहुत अच्छे से। एक दिन में 1/x काम करके देगी एक महिला, बट हमारे पास एक महिला थोड़ी ना है, हमारे पास में तो है 2 महिलाएं। तो हम 2 महिलाएं देखो किस हिसाब से निकालेंगे, चूंकि 2 महिला, अब 2 महिलाएं अगर काम करेंगी तो हमारा क्या हो जाएगा? एक ही दिन में काम करना ना, 2 महिलाएं काम कर रही हैं तो हमने कहा कि यहां पर कितना आ जाएगा? काम का दुगना हो जाएगा, 2x काम हो जाएगा। कितने दिन में? एक दिन में। अभी मैंने आपको यहां पर कुछ इस तरह से नहीं समझाया कि अगर मान लो 100 डब्बे बनाने हो, एक ही महिला बना रही हो, ठीक है, 100 डब्बे बनाने हैं, एक ही महिला बना रही है, दिन एक ही है, एक दिन में एक महिला 100 डब्बा बना रही है। अगर दूसरी महिला भी आ जाए तो एक ही दिन में काम दुगना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? काम जो होगा दुगना हो जाएगा, लेकिन दिन वही रहेगा। उसी दिन में अब 2 महिलाएं आ गई, काम 2 गुना हो जाएगा, 200 डब्बा बन जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरह से काम करता है। तो 2 महिलाएं हमने ली थी, वो एक दिन में ना 2/x काम करती हैं। जरा बात को समझना, 2 महिलाएं मिलकर काम कर रही हैं 1/x दिन में। अच्छा, इसी तरह से 5 पुरुष ले लो। 5 पुरुष नहीं, पहले तो एक पुरुष का हिसाब किताब लगाओ। जैसे एक महिला एक दिन में काम करने में x दिन लेती है, वैसे ही एक पुरुष, माना एक पुरुष एक काम को करने में, एक काम करने में समय जो लेगा वो लेगा y दिन का। अगर वो y दिन का, एक काम करने में y दिन लेता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? ये एक काम है ना, 1/y, y को इधर ले आओगे बटे में आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 1/y काम करने में वो लेगा एक दिन। लेकिन 1/y काम एक दिन में कर रहा है तो उसी दिन में अगर एक आदमी इतना काम करके दे रहा है, एक आदमी एक दिन में इतना काम करके दे रहा है, तो 5 आदमी ले आओ साथ में, तो एक आदमी ये काम करेगा, दूसरा आदमी भी इतना काम करेगा, तीसरा आदमी भी इतना ही काम करेगा, दिन वही रहेगा, दिन नहीं बढ़ेगा। उसी दिन में 5 आदमी बढ़ गए तो काम भी आपका ज्यादा हो जाएगा, 5 भी बढ़, यहां पर क्या हो जाएगा? 5 आदमी का काम आ जाएगा। अब इस बात को और समझो, ये मेरी महिला का काम हो गया एक, ठीक है, एक महिला का काम हो गया यहां पर। अच्छा, मैंने कहा 5 आदमी, कितने आदमी आ गए? 5 आदमी आ गए, आदमी मतलब पुरुष आ गए, तो आपके पास जो होगा 5/y काम हो जाएगा एक दिन में, 5/y काम हो जाएगा एक दिन में हो जाएगा। अब यहां पे जरा बात को और अच्छे से समझना बच्चों। जब
5/y काम कौन कर रहा है? 5 आदमी कर रहे हैं, और यहां पर 2/x काम कौन कर रही? 2 महिलाएं कर रही। दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों के कामों को जोड़ दो, उसी दिन में ले आओ, वही एक दिन में ही आ जाएगा, एक दिन में ही आ जाएगा। वो भी कितना आ जाएगा, जरा बात को समझो। ये मैंने कहा भाई उसी दिन ना मैं इन 5 आदमियों को भी ले आया, उसी दिन मैं इन 2 महिलाओं को भी ले आया, और दोनों महिलाओं और 5 आदमियों को जब मैंने काम देखा तो 5 आदमी और प्लस 2 महिला जब काम करने बैठी तो 5 आदमी ना काम करके देंगे उस दिन 5/y, और 2 महिलाएं भी उसी दिन उतना ही काम कर लेंगी। ये महिलाओं का काम और ये आदमियों का काम, 5 आदमियों का काम और ये 2 महिलाओं का काम जो होगा वो एक दिन का काम बनकर देगा। ये एक दिन में वो सब मिलकर इतना काम करेंगे। ये एक दिन का काम है, ये एक दिन का काम है। जब एक दिन में इतना काम कर रहे हैं तो 4 दिन तक काम करना था इनको। कितने? 7 4 दिन तक काम पूरा करते हैं। ये ना इतना काम एक दिन में किया, तो दूसरे दिन आएंगे, दूसरे दिन भी ये लोग मिलकर इतना ही काम करेंगे, फिर तीसरे दिन आएंगे, इतना ही मिलकर ये काम करेंगे। मतलब कि अगर मैं 4 दिन का हिसाब लगाऊं तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे भाई ऐसे समझो ना, मान लो आज आपने 5 काम किया, दूसरे दिन आए फिर आपने 5 काम किया, तीसरे दिन आए फिर आपने 5 काम किया, चौथे दिन आए फिर 5 काम किया, तो 5 को 4 बार जोड़ लो या 5 को 4 से गुणा कर लो। ये दिन है आपके, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 4 दिन आया, 4 दिन से गुणा कर लिया। पहले दिन में इतना काम किया किसने? 5 आदमियों ने और 2 महिलाओं ने इतना काम किया पहले दिन में। तो पहले दिन में जब इतना काम किया, अब समझो, पहले दिन में जब इतना काम किया तो भाई मैंने किया था 4 दिन में, 4 दिन में जो कार्य होता है पूरा हो जाता है। 4 दिन का कार्य पूरा हो जाता है। ये बात बहुत ध्यान से लो, 4 दिन का कार्य पूरा हो जाता है। तो जब कार्य पूरा हो जाएगा तो देखो एक दिन में तुमने किया 5/y 2/x और काम हो गया पूरा। कब? जब 4 दिन में किया, तो मतलब 4 से गुणा कर दिया। और मुन्ना जब 4 दिन में काम पूरा हो गया ना, तो ये क्या 4 दिन तक इन्होंने इतना काम किया, ये काम हो गया पूरा। और जब भी कोई काम पूरा हो जाता है तो वो होता है एक काम पूरा। वो एक काम पूरा माना जाता है, मतलब काम पूरा तो उसको हम कहते हैं एक पूरा हो गया, कि मतलब काम हमारा पूरा हो गया, उसको एक माना जाता है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर? ये मेरी समीकरण हो गई 1, ये मेरी समीकरण हो गई 1। अच्छा, इसको और सॉल्व करवा सकते हो क्या? 4 पंचे 20y 4 दूनी 8x इज इक्वल टू में 1, समीकरण 1। ये मेरी व्युत्क्रम वाली समीकरण बन गई। इसको मानकर करना पड़ेगा, वो हम बाद में मानेंगे। दूसरा, फिर इन्होंने कहा था कि भाई यहां पर 3 महिलाएं और 6 पुरुष 3 दिन में काम पूरा कर लेते। अब 3 महिलाएं ले आऊं, देखो एक महिला, ठीक है, एक दिन में 1/x काम कर रही थी। पहले x माना था ना, हाँ x काम कर रही थी। तो हमने कहा कि अब 3 महिलाएं आएंगी। फिर से पुनः हमने कहा 3 महिलाएं। कितनी महिलाएं? 3 महिला 6 पुरुष। 3 महिला जब काम करेंगी तो 3/x काम करेंगी एक दिन के अंदर, बात को समझना। और 6 पुरुष जब काम करेंगे, ये वही पुरानी वाली कंडीशन से ला रहा हूं और कहीं से नहीं, 6 पुरुष काम करेंगे तो 6/y काम करेंगे एक दिन में। और ये जब दोनों मिल जाए, 3 महिला 6 पुरुष मिल जाए, तो एक दिन में कितना काम होगा? यहां पर मैं लिख देता हूं, 3 महिला प्लस 6 पुरुष अगर मिलकर काम करें तो 3 महिला 6 पुरुष मिलकर काम करेंगे, 3/x 6/y बराबर एक दिन में इतना काम होगा। लेकिन हमें एक दिन में काम थोड़ी ना कराना है, हमें तो काम कराना है 4 दिन का यहां था, हमें काम कराना है कितने दिन में? 3 दिन में। तो मैंने कहा कि जब एक दिन में इतना काम हो रहा है तो 3 दिन में ये लोग कितना काम कर डालेंगे? इसी का 3 गुना काम कर डालेंगे। और 3 दिन में 3/x प्लस 6/y, ये 3 से गुणा कर दो, 3 दिन का काम आ जाएगा। और 3 दिन में जो काम होगा वो हो जाएगा पूरा। मतलब मैंने क्या बोला है? 3 दिन में काम पूरा होने का मतलब है वो काम एक हो गया है, एक काम पूरा हो गया है। जब काम पूरा हो जाए तो उसको एक माना जाता है, मतलब एक रखा जाता है। क्लियर? अच्छा, अब 3 तिया 9x प्लस 3 छंग 18y इज इक्वल टू में आ गया 1। ये समीकरण 2 आ गई।
समीकरण 1 बन गई, समीकरण 2 बन गई, समीकरण 1 और 2 को जरा सॉल्व करना शुरू करो। मैं क्या कहता हूं, जब व्युत्क्रम आ जाए तो आपको मानना चाहिए क्या, u और v मानना चाहिए। तो मानो भाई, माना 1/y इज इक्वल टू यू और 1/v इज इक्वल टू एक्स, 1/x इज इक्वल टू v मान लो, 1/x इज इक्वल टू v मान लो। और रखो यहां पर, देखो ये हो गया 20u, ये हो गया 8v इज इक्वल टू 1, और साथ ही साथ ये वाला 9u प्लस 18v इज इक्वल टू में 1। ये बातें क्लियर, ये बात समझ में आ गई। आगे देखो और समझो सॉरी, ये मैंने कहा कि भाई यहां पर मैं वज्र लगाने जा रहा हूं, ठीक है, मैंने कहा वज्र लगा देता हूं, बात ही खत्म, वज्र गुणन। तो मेरे पास में जो u की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, लगाओ। अच्छा पहले तो इसको उठा के इधर ले आओ, ये दोनों माइनस के हो गए 0 और ये हो गया 0। ये 20 को 18 से करेंगे, 18 दूना होता है 36 मतलब 360, 9 8 72 मतलब आ गया ये माइनस का 72। ये छुपाएंगे, 8 इकन्नम 8 माइनस का 8, 18 इकन्नम 18 प्लस का 18 मतलब आ जाएगा प्लस का 10 बटा 72। माइनस कर दो, 10 में से 2 गया, कितना बचा, 8 बचेगा, और यहां बचा 15, 15 में 7 गया, फिर से 8 बचा, और ये बच गया 2, ठीक है, 2 पंचे 10, और मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये 2 पंचे 10, क्लियर। अच्छा, और 2 से काटो, 2 इकन्नम 2, 2 चौको 2, 2 चौको 2, 5 बटा 144, ये मेरा u का वैल्यू आया है। बच्चों जरा बात को बहुत ध्यान से समझो, u का वैल्यू मेरा इतना आया है, ठीक है। अभी x का वैल्यू निकाला, एक महिला एक दिन में, सॉरी, एक महिला एक काम को इतने दिन में करती है, हमने x दिन माना था ना, x दिन में काम करती है, तो हम ये मेरा वही x निकल कर आएगा। अच्छा फिर से चलें और फिर करते हैं, अब u निकल आया, v निकालो। अब v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा मेरे पास में, यहां पे निकालना है ना, नीचे वाली संख्या चेंज नहीं होनी चाहिए। ये मेरा 20 आ गया था, 20u, और ये 18, 18 दूना 36, 36u आ गया, और साथ ही साथ यहां पर 36 के साथ में 8 9 72 माइनस का 72, ये u क्या कर रहा है। फिर उसके बाद में भाई ये वाला 1 इधर आ जाएगा, माइनस का 9, ये वाला इधर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 20, ये आ जाएगा 11 बटा 288। ये तो डिवाइड भी नहीं होगा, मत करो डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो अब मेरा u जो है, चूंकि मेरा u है 1/y, 1/y है, y की वैल्यू को उठा के इधर ले आओ, और 1/u हो जाएगा। 1/u होने का मतलब जानते हो, या आपको ऐसे ना समझ में आए तो आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझो कि इसमें मैंने ये बोला u की वैल्यू रख दो, कितनी आ गई है, 5 बटा 144, 5 बटा 144 1/v। y को उठा के इधर ले आओ, ये सब उठा के उधर ले चलो, y ये बटे में उधर गया गुणे में, और ये आ गया बटे में, 5 दूनी 10, बचा कितना 4, 5 दूनी 10 बचा 4 44, 5 बटे 40, 5 बटे 40 28.8 आ रहा है, ठीक है। 28.8 का मतलब लगभग 29 मान लो इसको, ठीक है, ये 29 हो गया। और समझते हैं जरा, अच्छा v की वैल्यू इतनी आ गई थी, ये v की वैल्यू आ गई थी, अब v की वैल्यू से निकालना शुरू करो, 11 बटे 88। अब चूंकि v इज इक्वल टू 1/x, v की वैल्यू है 11 बटा 288, ये हो गया 1/x, इधर ही कर दे रहा हूं, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 288 बटा 11, इसको उठा के उधर, और ये बटे में और ये गुणे में आ जाएगा, ठीक है। 11 दूना 22, बचा कितना 6, 6 बचा 68 हो गया, 11 छका 66, और बचा कितना 2, तो 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 11 इकन्नम 11, बचेगा 9 9 90 हो जाएगा, 11 8 18, ये मेरा लगभग 26 आ जाएगा, 26.18 है ना, लगभग 26 आप ले सकते हो। मतलब एक महिला जो एक काम होता है वो 26 दिन में कर सकती है, और एक पुरुष एक काम को 29 दिन में कर सकता है, ऐसा मेरा कुछ कैपेसिटी आ गई है इन लोगों की। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात क्लियर है। इसी तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चन करना है। ये बड़ा जी पॉइंट में आंसर आ रहा है, ये थोड़ा डाउट दे रहा है, मुझे लगता है पढ़ते समय ना कहीं पे थोड़ी मिस्टेक हुई जरूर है, क्योंकि ये पॉइंट में नहीं आनी चाहिए थी, ये एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए थी हमारी। अगर पूरी क्वेश्चन में कहीं पे कुछ मिस्टेक हुई हो तो आप जरा सुधारना। वैसे तो मुझे लग रहा है कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं हुई है फिलहाल। अगर लगता है, क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है, लगभग हमको निकालना पड़ रहा है, अगर फिर भी आपको लगता है कि हाँ कहीं पर सर आपसे मिस्टेक हो गई थी तो आप उसको जरा सुधार के रखना।
समझ रहे हो बात को। अब देखो इतनी देर से क्वेश्चन करते करते ना थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होना तय हो जाता है। फिलहाल कोशिश करते हैं कि ना ही हो। मुझे लगता है कि कहीं गलती नहीं हुई है, बट ये पॉइंट में जो आ रहा है ना, इसकी वजह से डाउट पैदा हो रहा है कि लगता है कि कहीं पर कुछ मिस्टेक हुई जरूर है, तो नहीं तो पॉइंट में आंसर नहीं आता, राइट। चलिए फिर भी उम्मीद करते हैं इतना सब सिखाने के बाद में आप इतने तो काबिल हो ही गए हो कि कम से कम आप इसकी मैनेजमेंट तो कर ही सकते हो कि कहां पर प्लस कहां पर माइनस, थोड़ा भी अगर मिस्टेक हुआ हो तो आप सुधार सको, राइट। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, 3 पे चलते हैं। रूही 300 किलोमीटर दूरी है, ऐसा कुछ बोला गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे और समझते हैं क्या बोलते हैं ये लोग। तो 26 दिन और 29 दिन लगभग आंसर आ रहा है हमारा। अगर नहीं आ रहा है ना, आप एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा चेक करके देखना। मैं बार बार बोल रहा हूं पॉइंट में आंसर आ रहा है, इस वजह से मेरा डाउट उठ रहा है कि शायद कहीं पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई जरूर होगी। तीसरे में इन्होंने बोला रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। मतलब देखो घर से कहां पे जा रही है, घर जाना है उसको, ठीक है। 300 किलोमीटर दूर खड़ी है और घर जाना है, और कुछ दूरी वो रेलगाड़ी से तय करेगी और कुछ दूरी बस से तय करेगी। यदि वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करती है, बचा हुआ जो है बस द्वारा तय करती है, तो 4 घंटा लगते हैं उसे, पूरे टोटल 4 घंटा, सबका समय मिलाकर 4 घंटा। अच्छा, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा विशेष बस से तय करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगेंगे। अब 10 मिनट अधिक लगेंगे पहले वाले समय से, मतलब अब जो है 4 घंटा 10 मिनट लगेगा। रेलगाड़ी एवं बस की चाल क्या है ये बताइए, जरा बातों को समझिए। पहले इन्होंने कहा कि भाई आप रूही यहां पर खड़ी है, रूही यहां खड़ी है, ये उसका घर बना हुआ है, ये टोटल 300 किलोमीटर दूरी पर उसका घर है, ठीक है। पहले वो ना क्या करती है कि पहली कंडीशन में उसने कहा कि 60 किलोमीटर वो रेलगाड़ी से गई, यहां तक मान लो 60 किलोमीटर आ गए, बचा हुआ 240 किलोमीटर है जो कि वो बस से जाएगी और ये रेल से जाएगी, ठीक है। तो ये रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर तक आई है, यहां पर गई है इतने से। अब जरा बात को समझना, रेलगाड़ी से आने में समय लगा होगा T1 और इससे लगा होगा T2, हम ऐसा मान लेते हैं, समय मान लेते हैं। अब जरा इस बात को समझो, और समय मानने के साथ में हमें यहां चाल भी माननी पड़ेगी, रेलगाड़ी की चाल कितनी, आखिर वही तो निकालना है। तो हमने कहा माना रेलगाड़ी की जो चाल है वो मेरे पास में कितनी आ जाती है, x आ जाती है, और बस की जो चाल है वो मेरे पास में y आ जाती है। मुन्ना बहुत ध्यान से समझना, जब रेलगाड़ी की चाल x आ गई, उसकी चाल y आ गई, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैंने 60 किलोमीटर की दूरी तय की है, चाल बराबर क्या लगाया, चाल बराबर दूरी बटा समय लगाया, चूंकि चाल बराबर दूरी बटा समय। जब मैं 60 किलोमीटर गया, दूरी मेरी आ गई कितनी, 60 किलोमीटर, समय कितना मैंने लगाया T1 का, और चाल कितनी थी, ये रेलगाड़ी का था ना, ये रेलगाड़ी का हिसाब किताब था, रेलगाड़ी की चाल थी x, तो मेरे पास में आ गया T1 बराबर 60 बटा x, एक तो ये निकल आया, ठीक है। अब इसका T2 निकालो, अब पुनः करो। पुनः हमने कहा कि भाई मेरे पास में चाल जो है बस की है y, दूरी मैंने तय की है 240, समय मैंने लिया है T2 का, और T2 का लिया, इसको उठा के इधर लिया, T2 बराबर 240 बटा y। ऐसा करके क्या मिलेगा, पूरी यात्रा में इसमें जो समय लगा वो टोटल लगा था 4 घंटा, मतलब कुल समय जो लगा था, कुल समय वो लगा था 4 घंटा। लेकिन मुझे तो लगा है ट्रेन से लगा है T1 और उससे लगा है T2, मतलब ये हो गया 4 घंटा। अगर मैं ट्रेन के समय को और बस के समय को जोड़ूं तो 4 घंटा लगना चाहिए, ये मैंने जोड़ दिया, 4 घंटा लग गया। T1 की वैल्यू रख दो 60/x, इसकी वैल्यू रख दो 240 बटा y, ये हो गया 4 घंटा। ये मेरे पास में समीकरण 1 बन गई, ये मेरी एक समीकरण हो गई। दूसरी समीकरण में क्या करेंगे मुन्ना, जरा समझो। फिर उसने अब इस कंडीशन को बदल दिया, अब इस कंडीशन को बदल के बोला गया है कि 10 मिनट अधिक लगता है, कब, जब रेलगाड़ी 100 किलोमीटर जाती है, बाकी बची हुई 200 किलोमीटर वो बस से जाए। तो देखो यहां पर अब मैंने इस कंडीशन को बदला, अब मैंने ये बोला कि रेलगाड़ी अब 60 ना जाकर टोटल जाती है 100 किलोमीटर, ये मेरा 100 आ गया, ये मेरा 200 बस से आ गया, बस से ये गई 100 से गई रेल से,
और यहां पर अब जो T1 और T2 मेरा लगेगा, मान लेते हैं इसमें जो समय लगा ये T1 और इसमें जो समय लगा वो T2 लगा। ठीक है, बात को बहुत ध्यान से समझना। और अब जो समय लगता है टोटल पहले वाले से 10 मिनट अधिक लगता है, मतलब 4 घंटा 10 मिनट लगता है। इस बात को भी समझना। अच्छा मुन्ना, 4 घंटा 10 मिनट को, पहले तो 10 मिनट को ना घंटे में चेंज करो, तो 1 घंटे में ना होता है 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट, मुझे चाहिए 10 मिनट कितना होता है, तो मैंने यहां पे डिवाइड करा दिया 6 से। यहां भी डिवाइड करा, क्यों कराया, 6 दाम 10, 6 दाम 60 होता है ना, तो ये आ गया 10 मिनट आ गया और बराबर 1/6 घंटा आ गया। समझ में आ गई बात। तो 10 मिनट ज्यादा लगेगा, मतलब 1/6 घंटा ज्यादा लगेगा। तो मैंने कहा तो मुझे यहां पर ना इस पूरे समय में 4 घंटा तो लगता ही है, 1/6 घंटा और लगता है। 1/6 घंटा, 1/6 घंटा का मतलब क्या है, 10 मिनट है। अभी हमने चेक किया ना, 10 मिनट किसके बराबर होता है, 1/6 घंटा के बराबर होता है। तो 4 घंटा प्लस 1/6 घंटा मुझे ये टोटल समय लगता है। अब इसको करना क्या है, हमने कहा था माना मेरी जो चाल माना मेरी रेलगाड़ी की चाल x थी, बस की चाल y थी, तो उस कंडीशन में मेरा जो इस बार चाल है वो है हमारा x, दूरी मैंने इस बार तय की है 100 और समय मुझे लगता है T1। तो इस तरह से अगर मैं देखूं तो x डिवाइड में आ जाएगा, T1 उधर, तो मेरा आ जाएगा 100/x, 100/x आ जाएगा इस कंडीशन में। फिर इस कंडीशन में क्या होगा गुरुजी, इस कंडीशन में भी आप वैसा ही रखो। ये तो मेरा कोई किसी काम का नहीं था ना, हाँ ये मेरा किसी काम का नहीं था, तो मेरा y बराबर आ जाएगा 200। दूरी कितनी आ गई, दूरी आ गई 200 बटे में हमारा समय आ गया T2, तो ये मेरा आ जाएगा 200/y, ये मेरा T2 आ गया। फिर मैंने कहा कुल समय मुझे कितना लगा, 4 घंटा प्लस 1/6 घंटा, तो इस बार मुझे समय लगा था 4 सही 1/6 घंटा लगा था। राइट फ्रेंड्स, कुल समय तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 4 सही 1/6। अच्छा इसको सॉल्व कर लो, अब 6 चौक 24, 24 और 1 25/6 घंटा लगेगा। ये मेरा घंटे में आंसर आ रहा है। चलो, अरे यार ये क्या कर दिया, गड़बड़ हो गई। ये तो गड़बड़ हो गई मुन्ना, ये तो एक क्वेश्चन लिखी थी, ये तो मिटा दी, फिर से बनानी पड़ेगी। चलो अच्छा इसको बनाओ पहले, फिर उसको देखते हैं क्या करना है। तो ये मेरी आ जाएगी कितनी, ये T1 मेरी आ गई 100/x प्लस T2 मेरी आ जाएगी 200/y इज इक्वल टू 25/6। अच्छा पहली वाली इक्वेशन बनाई जाए। पहली वाली इक्वेशन में इन्होंने बोला था कि 60 था, है ना, 60 किलोमीटर, बचा हुआ 240, तो 60/x 240/y इज इक्वल टू में आया था 4। ये मेरी पहली कंडीशन थी। राइट, चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं क्या करना है। ये रफ किया जाए, अब कुछ नहीं बचा है, इक्वेशंस बन के तैयार हो गई हैं, इक्वेशन बन गई हैं, तो उनका जो रेसिप्रोकल मैटर है उनको शांत करो। चलो मान लो, माना 1/x बराबर u है और 1/y बराबर v है। मुन्ना बहुत ध्यान से समझो, ये पहली समीकरण थी मेरी, ये पहली समीकरण जो गलती से अभी मिट गई थी, तो मैंने वहां रखा 60u 240v इज इक्वल टू में 4 को उठा के इधर ले आओ, माइनस का हो गया बराबर 0। दूसरी समीकरण ये है 100u प्लस 200v माइनस का इधर आ जाएगा। अच्छा इसको ऐसे सॉल्व कराओ, अभी इसमें देखो संतुष्टि नहीं मिली, इस क्वेश्चन को संतुष्टि नहीं मिली, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कराओ भाई। मैंने पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व ही करा लो, ठीक है। देखो मैं यहां पर ऐसे करवा देता हूं, इस इक्वेशन को बनाना ही पड़ जाएगा, देखते जाना क्या बनाने जा रहे हैं। ये देखो ये ना, ये मेरा 6 है जो बटे में है ना, इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 600/y प्लस का 6 को 2 से करोगे 1200/y इज 1200 ये x था, राइट, और ये मेरा आ जाएगा 25 को डिवाइड में ले आओ, तो ये हो गया 600/25x माइनस का 1200/25y इज इक्वल टू 1। 25 से काटो, 25 दूना 50, बचा 100, 25 चौको 100, 25 को काटो, 25 चौको 100, बचा 20, 25 8 220, तो ये मेरा हो गया 24/x माइनस का 48 कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1। ये मेरा आंसर बनेगा। अब इसमें रखो, तो ये मेरा हो जाएगा टोटल बनकर 24u माइनस का 48v और
ये माइनस का ये 1 है ना, इधर उठा लो, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये मेरा कुछ ऐसा आंसर बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चले आगे और समझता हूं। अब देखना इस क्वेश्चन को वज्र गुणन विधि से लगाते कैसे हैं। तो इक्वेशन बनाने में यहां तक हमारी पूरी यात्रा तय हो चुकी है। अब हम लोग करेंगे इक्वेशन का सॉल्यूशन वज्र गुणन विधि से। तो करना कुछ नहीं है आपको, बस फॉर्मूला लगाओ और आंसर लाओ। डिवाइड में कितना आ जाएगा, देखो ये चीज इधर मल्टीप्लाई होगी भाई, बहुत भारी मल्टीप्लाई होने वाला, पहली बात तो ये समझ लो। ठीक है, कॉमन लेके 0 में भेज दिए होते तो ज्यादा अच्छा था, फिलहाल कोई बात नहीं। अब देखते हैं करना क्या है हमको। यहां पर ये मेरा आ जाएगा 6 8 48, 6 8 48 और 4 6 चौक 24 4 28। तो ये मेरा आ गया माइनस का, फिर माइनस का आएगा फॉर्मूले से। यहां पर आ जाएगा 24 को 24 से करेंगे तो आता है 576। कितना आता है, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करने पर 576 आता है। मेरा हो जाएगा यहां पर 576 और साथ ही में 0 जो इसके पास में लगा हुआ है 240 के पास में। अच्छा, फिर उसके बाद में और क्या हो जाएगा, ये मेरा छुप जाएगा और ये चीज इधर आ जाएगी माइनस का 240 और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 48 को 4 से माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा माइनस 4 8 32 का 3 4 चौक 16 और 3 192 आ जाएगा। जोड़ लो मुन्ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा सीधा मैं 200 जोड़ देता हूं, ये 192 लिखा ना, सीधा 200 जोड़ देते हैं, हो जाएगा 2 2 4 440 हो जाएगा। 8 कम था ना, 8 कम कर दो, 432 हो गया। 440 432 हो गया। ये मेरा कितना आ जाएगा 0। फिर मेरे पास में आ जाएगा 6 8 6 14 का 1, 7 8 15 और 1 16 का 1, 5 2 7 और 1 8। ये हो गया। क्या लगता है ये डिवाइड हो रहा है, माइनस माइनस और ये हो जाएगा 4। चलो काट ही लो, यहीं पर काट लो। 2 चौको 8 2 3 6 2 दूनी 4। अरे भाई कट तो रहा है, हाँ कट रहा है। देखो इसको ऐसे करो भाई, देखो 432 लिखा है ना, बहुत आसान हो गया, देखते जाना, बहुत प्यार से करना। इसको मैंने ऐसे कर दिया, इसको मैंने ऐसे कर दिया। कितना आया था, ये लो यही भूल गए कितना आया था। ठीक है, 0 किया, 8 6 14 हो गया, कैरी 1 आ गया, 8 7 15 और 1 16 हो गया, कैरी 1 5 2 7 और 1 8। इसको ऐसे लिख लो मन्ना, 4 3 2 बटे 4 3 2 गुणे 20। अब जब आप इसको खोलोगे ना तो यही चीज आएगी, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे यही चीज आएगा। अभी हमने 2 से डिवाइड कराया था ना, तो हमें पता चला तो ये आ रहा है। तो देखो 432 कैंसिल हो गया, मतलब 1/20 आ गया। ये मेरा ऐसे आंसर हो गया, डिवाइड करने से डायरेक्ट पता चल रहा था। चलो अब u आ गया ना, u आ गया है, तो अब हम लोग v भी निकाल लेते हैं इसी के साथ में। तो v बराबर आ जाएगा नीचे, तो देखो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, ये चीज आएगी ना और ये चीज आएगी, मतलब ये आएगा, तो मैंने नीचे डायरेक्ट लिख दिया, ये लो। फिर ऊपर क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा, इसको छुपाएंगे, 4 से करोगे 24 चौको 96 होता है, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, माइनस का ये भी मेरा आ जाएगा प्लस का 60। ये कितना आ जाएगा, 60 और 30 90 होता है 86, मतलब 36 आ जाएगा, वो भी माइनस के साथ। ये आ जाएगा माइनस का 8640। अच्छा अब मैं इसको क्या कर लेता हूं कि 4 से डिवाइड कर लूं क्या, हाँ 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 9 36, 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 6 24। तो मेरे पास में कितना आ गया, 4 1 4, 4 6 24, ये हो गया। अच्छा तो 9 बटा ये आ गया कुछ इतना। 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, 3 7 21, बिल्कुल 3 से डिवाइड हो रहा है। 9 से डिवाइड हो रहा है क्या, 9 दूनी 18, हाँ बिल्कुल 9 से डायरेक्ट काटो, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, ये आ गया 1/240। ये था क्या भाई, इतना बड़ा नंबर आ रहा है, ये है क्या, हाँ ये है क्या, रेलगाड़ी की दूरियां थी ना, हाँ ये चालें थी एक्चुअली में, ये चाल थी। चलो अच्छा, फिर मैंने कहा कि ये मेरे पास में आ गया, चूंकि 1/x इज इक्वल टू था u और u की वैल्यू कितनी आई है 1/20 आई है, मतलब x की वैल्यू आ गई 20। चलो ये किसकी चाल थी, पहली वाली x जो थी वो रेलगाड़ी की थी, मतलब रेलगाड़ी की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है, बहुत धीरे चल रही है। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल ये आ गया 1/y इज इक्वल टू v और v की वैल्यू मैंने निकाली है 1/240, 1/240। मैं यहीं पर लिख देता हूं 1/240। मेरे पास y कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 240। ये कितना आ गया 240 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। बस उल्टा हो गया क्या भाई, मेरे को लग रहा उल्टा हो गया।
भाई रेलगाड़ी इतनी चाल से चलेगी और बस वाले इतनी चाल से चलेंगे, तब जाके कहीं हिसाब किताब बैठेगा। ये तो उल्टा ही क्वेश्चन में निकल रहा है। फिलहाल कोई बात नहीं, आपको ये चीज तो पता ही चल गई ना कि एक्स और वाई की वैल्यू हमारी इतनी इतनी आ रही है। जितना भी हमने लेट करके मान के किया है, ये मेरा वज्र गुणन विधि से कुछ इस तरह से हाईवी नंबर आ रहा था। फिलहाल फिर भी सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आई। उम्मीद करते हैं पूरी चीज समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। एक्स वाई की वैल्यू हमने निकाल के दिखाई है आपको यहाँ पर। पूरी चीज समझ में आई हो कमेंट करके जरूर बताना। जो अच्छा लगा हो बुरा लगा हो वो भी जरूर बताना। आपके अच्छे और बुरे कमेंट्स का इंतजार रहता है। बुरे हो, आपका एक्सपीरियंस अगर हमारे साथ बुरा हो तो जरूर बताइएगा कि क्या बुरा लगा, ताकि हम उसको अगले टाइम में इंप्रूव करके एक और अच्छा सा नया सा सेशन लाया जा सके। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। लगभग हमारा 1.5 घंटे का सेशन लगभग होने वाला है। 3 क्वेश्चन हमारे पूरे 3.6 के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। आज का सेशन कंप्लीट कर लिया जा चुका है। अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और अपने साथियों के साथ में हमें रिकमेंड जरूर करिएगा। ए स्क्वायर अकेडमी पर आपको पूरी बुकों का सॉल्यूशन दिया जा रहा है, सभी सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं। अगर पसंद आए तो चैनल को शेयर करिएगा, साथ ही साथ सेशन को भी शेयर करिएगा ताकि इसका रिव्यू आ सके। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रखा जाए। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।